स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। नमस्कार, NIOS के वागदा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन 3 बजे से 5 बजे तक आपके साथ होते हैं और DLED के जो भी शिक्षार्थी हैं उनके साथ हम रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। प्रतिदिन हम अलग विषय को लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसको विस्तार से आपको बताया जाए ताकि आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकें, उसमें सफल हो सकें। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी हैं। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में अध्यक्ष हैं। मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम की यह विशेषता है कि आप इसमें भागीदार बन सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1800-180-2534 और आप wagda@nios.ac.in के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। आप जानते हैं कि क्लासरूम में शिक्षण की अनेक पद्धतियां होती हैं और बच्चा कभी अनुभव के माध्यम से, कभी अनुकरण के माध्यम से और न जाने कितने माध्यमों से सीखता है। और यह जो शिक्षण की अधिगम की प्रक्रिया है वह बड़ी ही रचनात्मक प्रक्रिया है। उस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो मैं प्रोफेसर साहब से अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। जी, धन्यवाद। तो आप शुरू में क्या बताना चाहेंगे कि ये बच्चे सीखते कैसे हैं? ये जो एक ऐसा सवाल है जिस पर सबकी जिज्ञासा होगी। नमस्कार राय साहब, आप सर्वप्रथम तो मैं एक धन्यवाद दूंगा कि एक अवसर मुझे भी शिक्षार्थियों से, और जो शिक्षार्थी की तुलना में कम कहें तो अधिकतर हमारे शिक्षक साथी ही हैं जी, तो उनके साथ अपने विचारों को साझा करने का यह अवसर मिला है। जी, आज जो हम चर्चा करेंगे यह एक विषय है। शिक्षक होने के नाते हमें यह जानना आवश्यक होता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। और अंग्रेजी में एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए अगर कि बच्चे अगर उनकी भावनाएं क्या है, तो अंग्रेजी की कहावत है, मैं इसीलिए पहले अंग्रेजी में बोलूँगा उसका हिंदी में, कि बच्चों की भावना तो यह होती है शिक्षक के प्रति कि इफ़ आई कांट लर्न द वे यू टीच, कांट यू टीच द वे आई लर्न। अर्थात कि यदि मैं उस तरीके से नहीं सीख पा रहा हूं जिस तरीके से कि आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते जिस तरीके से कि मैं सीख पाता हूं। तो इसमें अभिप्राय यह है इस कथन का कि एक शिक्षक के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, यह जानना बड़ा आवश्यक है। बहुत प्राचीन समय से, जब से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप से हमने समझना शुरू किया एक शिक्षक के रूप में, तो इसमें अधिगम किस प्रकार से होता है, लर्निंग कैसे होती है, यह चीज़ें थियराइज करते रहे लोग और उस पर प्रयोग होते रहे। तो हम कुछ चीज़ों को आज इसमें जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चे अलग अलग तरीक़ों से, माध्यमों से, अपने परिवेश से, अपने अनुभवों से नकल करके, इमिटेशन के माध्यम से, अपने अनुभवों के निर्माण से कैसे सीखते हैं। तो यह आज का हमारा पूरा का पूरा हमारी चर्चा का विषय रहेगा। जी,
तो सबसे पहले हम शुरू करें कि जो पहली पद्धति होगी, कौन सी पद्धति होगी जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, और ख़ास तौर से वे बच्चे जो स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, यह है खास करके हमारे उन शिक्षक साथियों के लिए यह बड़ा आवश्यक है जानना, क्योंकि हम लोग जो हमारे शिक्षक साथी हैं और यहाँ शिक्षार्थी भी हैं इस पाठ्यक्रम के, कि हम एलिमेंट्री क्लासेस को, प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों को संबोधित करेंगे, उनके अध्यापन के बारे में हम जानने की चेष्टा करेंगे और उन्हें पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, उनके लिए एक शिक्षण अनुभव देने की चेष्टा करेंगे। तो हम उस आयु वर्ग के बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को, उनके अधिगम के अनुभवों को हम एक समझने की चेष्टा करेंगे सबसे पहले। और उसका यह है कि सर्वप्रथम जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद हम यह देखते हैं कि वह जब इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया में आते ही उसका वास्ता, उसकी जो कर्मेंद्रियां हैं, उसका वास्ता अपने परिवेश से होता है। और उस परिवेश में व्यक्ति से, वस्तु से, विभिन्न अनुभवों से जो उसका इंटरैक्शन होता है, जो उसकी अंतर्क्रिया होती है, उसके माध्यम से उसका एक वह अनुभव प्राप्त करता है। तो जो एक इसमें हालांकि क्रम की कोई बात नहीं है कि पहली पद्धति क्या हो, लेकिन हाँ, हम यह कहेंगे जरूर कि सर्वप्रथम बच्चा, क्योंकि वो पढ़ने की क्षमता तो विकसित नहीं होती, लेकिन उसके अनुभवों का सृजन होना शुरू होता है। तो बच्चा जो सीखता है वो अपने अनुभवों से सीखना प्रारंभ करता है। तो हम एक तरह से आज की चर्चा में इसे हम प्रथम क्रम में रखते हैं कि बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है। तो हम यह देखेंगे, एक शिक्षक होने के नाते हमारे लिए यह जानना, समझना और इसको थोड़ा सा अपने मनन का विषय बनाना आवश्यक है कि बच्चों के सीखने की जो अलग अलग पद्धतियां होती हैं, उसमें हम यह देखें कि बच्चे अपने अनुभवों से कैसे सीखते हैं। आप देखेंगे कि बच्चों को अभी एक जो स्लाइड है, स्लाइड में एक तस्वीर, दो अलग अलग तस्वीर नज़र आ रही है। तो उसमें बच्चे जो हैं वो कुछ आकृति उनके सामने है और वो बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। अलग अलग वो अपने जो उनके सेंसरी मोटर एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके माध्यम से। एक मेरे दो चित्र यहाँ पर इस स्लाइड में इसलिए लगाए हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस है जहाँ पर कि बच्चा कुछ आकृतियों को देख रहा है और उसके माध्यम से कुछ करने की चेष्टा कर रहा है। एक सकारात्मक अनुभव होता है। दूसरा एक अनुभव है बच्चे के सामने, आप देखेंगे कि एक मोमबत्ती है और उस पर एक उंगली मोमबत्ती की लौ पर। आप अक्सर, हम सब जानते हैं, आप लोग हमारे शिक्षक साथी, इसमें से कई आप में से मुझे लगता है कि या तो वो माता पिता भी हो सकते हैं या उनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनका अनुभव उनको अवश्य होगा कि बच्चे क्या हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके मनोमस्तिष्क में पहले से उसकी अवधारणा अगर स्पष्ट नहीं हुई है तो वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं कौतूहल से, एकदम से। अब ये मोमबत्ती का अनुभव मैंने इसलिए इसमें लगाया है कि हम सकारात्मक अनुभवों से भी सीखते हैं और नकारात्मक अनुभवों से भी सीखते हैं। अब मोमबत्ती की लौ पर एक उंगली की तस्वीर है। कई बार घर में होता है कि कोई भी लौ जल रही है, बच्चा उसकी तरफ उंगली बढ़ाता है और जब तक उसे इस बात का बोध नहीं होता कि वह जो है वो आग की लौ है और वह हमारे लिए हानिकारक है, तब तक वो शायद समझे ना। तो वो हाथ बढ़ाता है और वो जब उसे जलन सी महसूस होती है तो हाथ खींचता है, फिर वो अगली बार उस तरफ में वो हाथ नहीं बढ़ाता है। तो बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं। दोनों प्रकार के अनुभव उनकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। एक तो सकारात्मक अनुभव है और एक नकारात्मक अनुभव है, और वह दोनों अनुभव उनके ज्ञान, उनकी जो स्मृति है उस पर असर डालती है और उनके ज्ञान के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमें यह देखना है एक शिक्षक होने के नाते कि बच्चे जब सीखते हैं तो हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। हम उनको ऐसे अनुभव प्रदान करें जिससे कि वह अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में जो आवश्यक है एक शिक्षक होने के नाते शायद हम बेहतर तय कर पाएँ, जज कर पाएँ
कि बच्चे किन चीज़ों को सीखना किस उम्र वर्ग में आवश्यक है। तो हम एक शिक्षक होने के नाते हमारी सक्रियता और हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है इस बात को लेकर के कि हम उन्हें किस प्रकार के अनुभव प्रदान करें। तो इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है। साथ क्या प्रारंभिक स्तर पे जैसे आपने 2 उदाहरण दिए जी, तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण शिक्षक भी सामने देखते होंगे जब छोटा बच्चा उनकी क्लास में बैठता होगा जी 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 कि उनकी गतिविधियां क्या हैं, तरह तरह की बच्चे हरकतें करते हैं। तो उन हरकतों को एक तरह से सकारात्मक बनाकर और शिक्षक सिखा सकता है। हाँ, बिल्कुल सिखा सकता है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब हमारी क्लास में बच्चे जो आते हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, उन सब का जो पारिवारिक परिवेश होता है वो भिन्न होता है। उनके परिवार का, उनके आस-पास पड़ोस का, उनके समुदाय या समाज का जो वातावरण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो अपने घर परिवार के सदस्यों से अंतर्क्रिया करते हुए बड़े होते हैं। अपने आसपास के पड़ोस के बाल बच्चों से जो उनके उम्र के हैं या उनसे बड़े हैं, या जब वो बच्चे थोड़े से मध्य अवस्था में होते हैं तो जो उनसे छोटे हैं। कहने का तात्पर्य कि जितने भी अलग अलग उम्र वर्ग के उनके आसपास में लोग हैं, उन सब से अंतर्क्रिया करते हुए वे सीखते हैं। और जब वो कक्षा में आते हैं तो वो अपने उन सामाजिक संज्ञानात्मक अनुभवों के साथ आते हैं, जिसे हम सोशियो कॉग्निटिव एक्सपीरियंस कहते हैं। तो जब वो सोशियो कॉग्निटिव एक्सपीरियंस जो होता है वह शिक्षक को पहचानने की आवश्यकता होती है, ताकि शिक्षक, देखिए, शिक्षक के सामने 2 तरह के दायित्व हैं। एक तो यह है कि वह बच्चों के समग्र विकास में, ज्ञानात्मक विकास में, अनुभवात्मक विकास में सहायता प्रदान करे, और दूसरा शिक्षक के सामने यह भी एक चुनौती होती है कि वह जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप भी चले। तो शिक्षक एक तरफ जहां स्वायत्तता भी लिए हुए होता है क्लास में, दूसरी तरफ यह भी होता है कि पाठ्यक्रम को भी उसे नियत समय में पूर्ण करना है। तो शिक्षक इन दोनों चुनौतियों के मध्य समन्वय बनाते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए चलता है, और बच्चों के सोशियो कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो उनके सामाजिक संज्ञानात्मक अनुभव होते हैं, तो शिक्षक का दायित्व होता है। जो पहली बात लिखी है, स्लाइड में देख सकते हैं हमारे शिक्षक साथी, कि कनेक्टिंग न्यू आइडिया विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस। उससे क्या होता है कि हम जो नया अनुभव देना चाहते हैं बच्चों को, तो हम शिक्षक होने के नाते पहले तो यह पहचानने की चेष्टा करें, जानने की चेष्टा करें कि बच्चों के पूर्व अनुभव क्या क्या हैं, और फिर हम उन्हें अलग अलग क्लूज दे करके, अलग अलग उदाहरण दे करके उनके जो पूर्व अनुभव हैं, पूर्वानुभव हैं, उनके अपने परिवेश से लिए हुए, उनसे नए अनुभवों को जोड़ते हैं। तो इसका कुछ तरीका भी क्या हो सकता है कि उनके बच्चों के अनुभव किस तरह के हैं उसका परीक्षण भी कर सकें, जांच सकें? देखिए, यह तो बड़ी ही सहज सी बात होती है। उसमें हम शिक्षकों की भूमिका ज़्यादा आवश्यक होती है। मान लीजिए, जैसे कि हम एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि हम बच्चों को बताना चाहें कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव या गैस, तो हम बच्चों से यह पहले पूछते हैं कि वो आए दिन उनके घर में वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनके घर में वो जब सुबह सो करके उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पीते हैं, या उनके घर में चाय पी जाती है, या फिर वो गुब्बारों से खेलते हैं तो गुब्बारे में क्या भरा जाता है, या टेबल है, या कुछ है ऐसा जो ठोस हो। तो पहले हम बच्चों से जानना चाहते हैं। एक सवाल आ रहा है सर, हम लोग देखते हैं। जी जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ, बताइए। जी, मैं आदित्य पांडे बोल रहा हूँ, इस चंपारण बिहार से। जी, मेरा सवाल है कि बच्चा ज्ञान को प्राप्त करने वाला ना होकर उसका सृजन करता है, कैसे? कृपया करके उसका उत्तर कृपया करें। जी जी जी, पांडे जी, आप भी सुन पा रहे होंगे और हमारे बाकी शिक्षक साथी भी सुन पा रहे होंगे।
दरअसल एक बड़ी यह चुनौती हम सब के समक्ष यह है इस बात को जानने की, जब तक कि एक पहले की जो व्यवहारवादी मॉडल था, बिहेवियरिस्ट मॉडल था अधिगम का, सीखने का, तो उसमें तो यह होता था कि भाई बच्चे तो टेबुला रसा का कॉन्सेप्ट था। जॉन लॉक ने कहा कि बच्चे तो कोरी स्लेट होते हैं जी, उस पर जो भी आप लिख दो वह अंकित हो जाता है। लेकिन कालांतर में जब हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आया तो हम इस बात पर हमने एक मत बनाई, आपसी सहमति जो एक विचारकों के इस पूरे समुदाय में बनी, शिक्षाविदों के द्वारा बनी, कि नहीं, यह बात नहीं है कि बच्चे आप जो उन्हें समझा देंगे वह समझ लेंगे, इस प्रकार से नहीं होता है। अगर यह होता तो फिर एक शिक्षक होने के नाते कभी आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि कोई भी एक छंद या अनुच्छेद या कोई एक कहानी आप कहिए कि मैं आपको डिक्टेट करता हूँ या बोलता हूँ और आप अपने हिसाब से लिखिए उस कहानी के सार को, और जब आप पाएंगे उस कहानी के पूर्ण करने पर कि वो बच्चों के नोटबुक को जब आप देखेंगे तो सभी बच्चों ने अलग अलग कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो यह प्रमाण क्या है? यह इस बात का प्रमाण है कि उन बच्चों ने आपने जो बोला वो 100% उसको नहीं ग्रहण किया, उसको उन्होंने उनकी स्मृति में उनके अपने जो अनुभव थे उसके हिसाब से उसने उसको प्रोसेस किया। जो पहले से उनके आइडियाज़ थे कुछ, उससे कनेक्ट किया, या अगर पहले से कोई आइडिया नहीं थे, नया कुछ उनके अंदर वो सुन करके महसूस कर रहे हैं, तो वो फिर उस अपनी क्षमता के हिसाब से उसको एकोमोडेट कर रहे हैं अपने अंदर में, और फिर कुछ नया वो सृजन कर रहे हैं। दरअसल एक व्यक्ति होने के नाते, एक वैयक्तिक इकाई होने के नाते, प्रत्येक बच्चा या बड़ा या कोई किसी भी उम्र का हो, हम सभी अपने अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अध्यापक हो या पुस्तकें हो, यह तो माध्यम मात्र का कार्य करती है। और हमारे लिए यह है एक बच्चा, जैसे आपने कहा, अभी पूछा कि बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करता है, निश्चित रूप से अपने ज्ञान का सृजन करता है, क्योंकि यह तो एक सभी मनोविज्ञान के जो जानकार हैं सभी जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर ही वो नई सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और अपने अनुभवों के हिसाब से उसे प्रोसेस करते हैं। एक तो, और सवाल है, देखते जी हैं। जी जी जी, जी। हेलो हेलो जी, बताइए। हेलो, हाँ सर, मैं रायपुर से रेखा वर्मा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण की भूमिका समझाइए। एक बार पुनः बोले। शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण की भूमिका, उसमें वो क्या जानना चाहती हैं? आप इसमें क्या जानना चाहती हैं विस्तार से? स्पष्ट रूप से समझिए। हाँ हाँ, एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि आप क्या जानना चाहते मुझे हैं? विकेंद्रीकरण समझ में नहीं आ रहा है। विकेंद्रीकरण ठीक है। मैं जहाँ तक आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, और एक है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, विकेंद्रीकरण, यह दो अलग अलग पैरेलल लेवल पर काम कर रहा होता है। एक तो यह है कि प्रशासनिक स्तर है, प्रशासनिक जो प्रक्रिया है या उपागम है उसमें केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की बात है। दूसरा है, उन्होंने शिक्षा कहा, इसीलिए ये थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि शिक्षा में प्रशासनिक भी प्रक्रियाएं होती है और अकादमिक प्रक्रियाएं होती हैं जो कि शिक्षण से संबंधित होती है। तो जैसे प्रशासनिक जो है, हालांकि अब तो विकेंद्रीकरण हर जगह हो रहा है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण की बात करें, केंद्रीकरण का मतलब है कि एक ही सेंट्रलाइज्ड यूनिट है, एक ही जगह से सारी प्रक्रियाओं के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं और उसका क्रियान्वयन एक ही जगह से हो रहा है। विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है वह यह है कि नहीं, वह जो कार्य करने की प्रणाली है या उसमें किसी कार्य को करने का निर्णय लेना है, उसके संबंध में दैनंदिन के भी कुछ कार्य होते हैं, कुछ उससे और अलग अलग इकाइयों में कार्य होते हैं। तो इसमें अगर एक ही जगह से वह होगा, केंद्रीकरण की बात अगर करें,
तो कई बार उसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं। इसलिए उसको विकेंद्रीकृत किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है। जहाँ केंद्रीकृत जो हम व्यवस्था की बात करते हैं, वहाँ एक आदमी होता है, शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति जो निर्णय ले रहा होता है। इनका मुझे लगता है सवाल शिक्षण से संबंधित। अब आते हैं उस पर जो मैंने कहा कि यह तो एक, क्योंकि उन्होंने शिक्षा कहा, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा तो यह बात आई। अब दूसरी बात है शिक्षण से संबंधित, जो अकादमिक जो प्रक्रिया की बात कही, तो इसमें देखिए यह विकेंद्रीकरण तो है, और खास करके इसको ऐसे देखें, शिक्षण में हमारे लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। एक तो है कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जिसे कहते हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, और फिर शिक्षण की विधियां हैं, और शिक्षण के और अलग अलग उपागम हैं जो टीचिंग लर्निंग एड्स हम बनाते हैं एक शिक्षक होने के नाते, और जिन विधियों का इस्तेमाल हम करते हैं आए दिन, इसमें कोई केंद्रीकरण कार्य नहीं कर पाता। क्योंकि एक जगह मान लीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहाँ पर बैठे बैठे कोई एक व्यक्ति यह नहीं सुझा सकता कि मणिपुर में, अरुणाचल में, तमिलनाडु में या चंपारण में, या जैसे इन्होंने प्रश्नकर्ता जो हैं महोदया रायपुर में हैं, तो रायपुर में अगर हम 5वीं क्लास के बच्चों को कोई एक समाज के बारे में बताएं या किसी संस्कृति के बारे में या किसी परंपरा के बारे में बताएं, तो हम उदाहरण कौन सा दें। तो यह निर्णय लेने का अधिकार शिक्षक का है। अब रही पाठ्यपुस्तक की बात, तो पाठ्यपुस्तक में भी देखेंगे, यद्यपि एनसीईआरटी जो खास करके सीबीएसई मॉडल के जो स्कूल होते हैं उसके लिए एनसीईआरटी की किताबें प्रिस्क्राइब की जाती है, परंतु जो स्टेट बोर्ड्स हैं इसके साथ समानांतर, तो उस स्टेट बोर्ड्स की भी किताबें हैं, और जो स्टेट बोर्ड्स के अंतर्गत जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनमें वो किताबें चलती हैं। तो यह विकेंद्रीकरण इसलिए आवश्यक होता है कि निर्णय लेने का अधिकार सबको शिक्षक के स्तर पर भी मिले, अलग अलग स्तरों पर। जी, एक और सवाल दे लेते थे हम सर। जी, हेलो 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 जी, बताइए। जी सर, हम जानना चाह रहे थे कि शिक्षा और ज्ञान में अंतर संबंध है, मतलब डिफरेंस, मतलब अंतर क्या है, मतलब व्यापक अर्थ कौन देता है, ज्ञान या शिक्षा? शिक्षा और ज्ञान, देखिए ये एक तरह का दार्शनिक प्रश्न है बहुत ज़्यादा, यद्यपि इसके दर्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान जो हम कहते हैं, फिर भी हमारे शिक्षक साथी ने यह पूछा है तो यह आवश्यक है जानना। हम पहले ज्ञान की चर्चा करते हैं। ज्ञान के बारे में जो एक अवधारणा है कि जो मतलब बहुमत में या आम सहमति जो बनी कि ज्ञान हम किसे कहेंगे, क्या प्रत्येक सूचना को ज्ञान कहेंगे, या कई बार होता है कि कुछ अफवाहें भी हमारे पास उड़ करके आती है, तो क्या हम उसे भी ज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान के लिए 3 आवश्यक तत्व माने जाते हैं। ज्ञान किसी एक ऐसे विश्वास को हम कहेंगे, ऐसी अवधारणा को कहेंगे, एक उसे सत्य होना चाहिए, दूसरा उसका वह सत्य है तो इसका प्रमाण भी उपलब्ध होना चाहिए, और तीसरा जो ज्ञाता है उसे इस चीज का विश्वास होना चाहिए, और वह जो बात कही जा रही है वह भी विश्वसनीय होना चाहिए। तो वह ज्ञान की श्रेणी में आती है बात। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दें कि आज से कोई बहुत साल पहले, 400-500 साल पहले, या केपलर ने उससे पहले जो सौर मंडल की अवधारणा थी, खास करके पाश्चात्य जगत में भी और अपने भारतीय समाज में भी, तो यह अवधारणा थी कि सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है चारों ओर। और इसका हमारे शिक्षक साथी कई जानते होंगे, इसका विरोध कई बार जब विद्वानों ने किया, जैसे कोपर्निकस ने किया या गलीलियो ने किया, तो कोपर्निकस को तो मृत्युदंड दिया गया था, और गलीलियो ने भी जब यह बात कही तो उसे भी सजा सुनाई गई और कदाचित उसे भी मृत्युदंड मिलता। लेकिन गलीलियो साहब जो थे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उस समय के परिवेश को संभवतः देखते हुए स्वीकार किया कि नहीं, उन्होंने गलत कहा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो उनको आजीवन कारावास, नजरबंद, अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। अब देखिए, इतने सैकड़ों साल पहले उस समय में लोग उसे ज्ञान मानते थे क्योंकि लोगों का विश्वास था उसमें। लेकिन हाँ, यह बात नहीं थी, उसका प्रमाण उपलब्ध नहीं था। और कालांतर में जब प्रमाण उपलब्ध हुआ, लोगों का विश्वास हुआ, तो यह हुआ कि नहीं, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान अब क्या है कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। तो एक हमारे बंधु ने जो पूछा, ज्ञान तो यह है। अब रही बात शिक्षा। शिक्षा एक प्रक्रिया है।
शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ज्ञानार्जन करते हैं, जिसके माध्यम से हम अनुभवों का सृजन करते हैं और वो हमारी सूचनाएं, हमारे अनुभव और उससे जो हम नए ज्ञान का सृजन करते हैं, जो ज्ञान की अवधारणा जो मैंने दी, वह पूरी की पूरी प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है, जो कि निरंतर चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि कदाचित इसमें थोड़ी सी स्पष्टता आई होगी। जी, एक और सवाल लेते हैं। जी, हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सर, बताइए। मेरा प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जी, देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य है, एक तो यह उस समाज पर ज़्यादातर निर्भर करता है जो समाज शिक्षा के उद्देश्यों की संकल्पना निर्धारित करता है। यद्यपि कुछ ऐसे उद्देश्य तो अवश्य होते हैं जो कि सार्वकालिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। अब शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जाए, अगर हम मान लीजिए, मैं फिलहाल बहुत दर्शन के पक्ष में ना जाऊं, तो आज हम अपने बच्चों को अगर विद्यालय में भेजते हैं या महाविद्यालय में भेजते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि यह कदाचित एक दोषपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन क्या करें, हमारा एक यथार्थ, सामाजिक यथार्थ है। बहरहाल शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है कि एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण करना, एक सफल व्यक्ति का सृजन करना। जो बालक कहते हैं कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ बायोलॉजिकल बीइंग टू अ कल्चरल बीइंग, यानी कि शिक्षा एक जैविक प्राणी को सांस्कृतिक प्राणी में परिवर्तित करने का कार्य करती है। अब अगर हम यह बात करें कि सांस्कृतिक प्राणी कौन होता है, तो फिर हम देखें कि सुसंस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। भाई, जिसमें कि बड़ों का आदर करने की क्षमता हो, अपने आचार विचार, अपने समाज के रीति रिवाजों को भी वो बढ़िया से माने, साथ में किसी तरह के जो कुरीतियाँ होती हैं उसके चक्कर में ना पड़े, और जब वो बड़ा हो तो अपने जीवन को भी सफल बनाए, अपने परिवार ने जिसने उसे पाल पोष करके बड़ा किया है उसको भी वो संतुष्ट रखे, यानी कि पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसका भी पालन करे, और जिस समाज में वो बड़ा हुआ है उस समाज को भी उसका कुछ प्रतिफल दे। उस कहते हैं ना, गिविंग बैक टू सोसाइटी, समाज को, तो देश को, समाज को, वही को, समाज जब वो बड़ा व्यापक हो तो राष्ट्र होता है और वो विश्व होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य मुझे लगता है कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए, जो कि अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, उसमें महत्वपूर्ण योगदान कर सके। एक सवाल लेते हैं हम। जी, हेलो। 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 हाँ, बताइए। क्वेश्चन बोल रही हूँ। जी, हेलो। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? बहुश्रेणी शिक्षण क्या है? शिक्षा में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। क्या, फिर से पूछिएगा? बहुश्रेणी शिक्षण क्या बहुश्रेणी शिक्षण, अच्छा। हाँ, बहुश्रेणी शिक्षण क्या है? शिक्षा में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है। जो दूसरी बात कही उन्होंने, क्या कहा? बहुश्रेणी शिक्षा में उसकी उपयोगिता, मल्टीग्रेड टीचिंग जिसे हम कहते हैं, मल्टीग्रेड टीचिंग, इसके रूप को लेके यह देखें कि यह एक व्यावहारिक यथार्थ है हमारे समक्ष में। कई बार हमारा देश बहुत बड़ा हुआ और विस्तारित इसकी आबादी हुई। पहले जहाँ शिक्षण संस्थाएं बहुत कम थी, उसके बाद हमारी जनसंख्या को अधिकाधिक जब एनरोल किया गया विद्यालयों में, तो उसमें एक परिस्थिति, खास करके हमारे प्राइमरी स्कूल में, आज की स्थिति तो थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन जो पहले की स्थिति थी उसमें यह था कि कई बार देखते थे कि एक प्राइमरी स्कूल है, एक या दो टीचर हैं और उसके साथ साथ कई कक्षाएं हैं, पर्याप्त संसाधन नहीं। मैं कुछ ऐसे विद्यालयों को मध्य प्रदेश में मैंने देखा, और भी कई जगह हैं जहां पर कि 3 कमरे हैं, एक अध्यापक है और 5वीं तक, पहली से लेकर के 5वीं तक छात्रगण हैं। अब उसमें अध्यापक के लिए यह बड़ी चुनौती हो जाती है कि वह एक साथ
क्योंकि कक्षा तो वही है, समय भी वही है, तो उसमें वो एक साथ सबको लेकर के चलना है। तो मुझे लगता है कि जब हम अलग अलग ग्रेड्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षण करते हैं, एक साथ करते हैं, तो कई बार उस परिस्थिति को देखते हुए उसका एक सकारात्मक पहलू भी है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं उसकी, और उसकी उपयोगिता हम वहाँ पर ज़्यादा समझ सकते हैं जहाँ पर कि हमारे लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रेस्ट्रेंट्स हैं। वहाँ पर हम ऐसे टीचिंग की बात कर सकते हैं कि भाई अध्यापक कम हैं तो चलो मल्टीग्रेड टीचिंग कर रहा है, वह एक साथ कई श्रेणी को पढ़ा रहा है। इसमें एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे सर कि मल्टीग्रेड टीचिंग जो है जी, अगर मान लीजिए कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चे हैं जी, तो हम टॉपिक एक ही लें जी, लेकिन सबके सामने सवाल अलग अलग रखें, जी, 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 है ना। जैसे अभी आपने बताया था कि ठोस, द्रव और गैस, जी, इसके बारे में बताना है, तो पहली में तो सामान्य बताएंगे, दूसरी में प्रयोग कर दें उसका, तीसरी में उसकी उपयोगिता बता दें। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस पे होता क्या है, जो जैसा मैंने कहा कि एक तो यह हमारा व्यावहारिक यथार्थ है शायद, तो इसमें एक पक्ष तो जहाँ यह है कि हम यह सोच सकते हैं कि भाई हाँ, हम कुछ जो हमारी तात्कालिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हम वो कर रहे हैं। दूसरा है, जैसे मैं एक और उदाहरण दूं आपको, एक राजस्थान की एक संस्था थी, शायद वो अभी भी कार्य कर रही है, मैंने एक बार विजिट किया था, तो वहाँ पर थोड़ा लिबरल था। उनका क्या था कि वो कक्षाएं चल रही है और वो कहते थे कि भाई जो 8वीं स्तर का बच्चा है उसको अगर इच्छा है तो वो 9वीं में बैठ जाए, 5वीं में बैठ जाए। उस समय में जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही है उस समय में वो लोग इतना लिबरल माहौल रखते थे कि एक साथ पता चला एक टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो 8वीं, 5वीं, 7वीं के बच्चे वह जो अवधारणा विशेष है उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो वह उनके संज्ञानात्मक अनुभवों को अपने अपने स्तर पर समृद्ध करने में सहायक भी होता है। तो यह दोनों पक्ष हैं इसके। यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं हम। हेलो हेलो, जी सर। हाँ बताइए। हेलो, हाँ पूछिए सवाल अपना। जी सर, मैं चंदन कुमार बोधिया से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि सन 2005 का जो शिक्षा प्रणाली है वो किस मॉडल पे आधारित है? 2005 की शिक्षा प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? देखिए, ये जो 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना, तो जो अभी तक जो एक व्यवहारवादी मॉडल चल रहा था उससे इतर निर्माणवादी उपागम, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिस पर आजकल सभी चर्चा भी कर रहे हैं और उस पर कई प्रयोग, शोध इत्यादि हुए, तो वह उसी निर्माणवादी उपागम पर आधारित है, जिसकी मूल अवधारणा है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं और उस पूरी प्रक्रिया में बच्चों की भूमिका को अग्रणी माना गया है। यह निर्माणवादी उपागम है। जी जी, तो हम इस चर्चा को जो कर रहे थे, बच्चे सीखते कैसे हैं, जी, उसको जारी रखते हैं। जी जी, इसमें मुझे लगता है कि हमारी चर्चाएं थोड़ी विस्तृत हो रही हैं और यह अच्छी बात है। वो यह है, तो हमने अभी तक में देखा कि बच्चों का, अभी हमने यह देखा कि बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है कि जब बच्चों को किसी प्रक्रिया विशेष में लगाया जाता है, एक सायास निर्देशित प्रक्रिया भी होती है एक शिक्षक होने के नाते, गाइडेड लर्निंग हम कहेंगे, लेकिन उसमें यह होता है कि शिक्षक की भूमिका यह होती है कि उसमें वह एक प्रक्रिया का सृजन करे और बच्चों को उसमें सहभागिता उसकी बढ़ाए, उसको प्रोत्साहित करे कि वो पार्टिसिपेट करे उसमें, और जब वो पार्टिसिपेट करे तो उस पार्टिसिपेशन के माध्यम से बच्चे इंटरैक्शन करते हैं, अपने सहपाठियों के साथ में इंटरैक्शन करते हैं, गतिविधियां करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो बात आती है कि पार्टिसिपेट जब करते हैं तो उनको अपने आप को इंक्लूडेड समझते हैं उस पूरे प्रोसेस में। आप देखेंगे कई बार बच्चे जब कुछ ऐसे भी प्रयोग अलग अलग तरह से किए जाते हैं, सोशियोमेट्रिक एनालिसिस जब की जाती है, खास करके बच्चों में कई बार उन्हें कहा जाता है, यद्यपि बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं देनी चाहिए कि वह क्यों किया जा रहा है वह प्रयोग। कई बार पूछा जाता है बच्चों से, अच्छा एक चिट पर अपना नाम लिखो, कल हम पिकनिक पर जाएंगे, तो पिकनिक पर जब हम जाएंगे तो आप किसके साथ ज़्यादातर रहना पसंद करोगे, कौन आपका टीममेट बने, तो सब और चुपचाप अपना चिट पे नाम लिख करके दो, और वो फिर वो टीचर यह उससे देखता है कि किस बच्चे की लोकप्रियता ज़्यादा है उसमें,
किस बच्चे के साथ अधिक बच्चे रहना चाहते हैं, कौन बच्चा कम लोकप्रिय है और किसको लोग बच्चे कम पसंद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी अध्यापक के लिए आवश्यक है, लेकिन इसको वो बच्चों पर, छात्रों पर पास ऑन ना करे और यह देखे कि जो बच्चे अपेक्षाकृत कम चाहे जाने वाले हैं उनको भी पर्याप्त ऐसे अवसर दे कि वो इंक्लूसिव कक्षा का एक उसमें निर्माण हो और बच्चे पूरी तरह से अपने को उस पूरी प्रक्रिया में संलग्न समझे। तो पार्टिसिपेशन जब होगा, उस पूरी जो एजेंसी है, हमारी एजेंसी विद्यालय है, और वह प्रक्रिया जो पूरी है उसमें शिक्षक निश्चित रूप से कुछ क्रियाकलाप को चुने, निर्माण करे, बच्चों की सहभागिता बढ़ाए और बच्चे अपने आप को पूरी तरह से उसमें संलग्न समझें। तब क्या होता है कि कई चीज़ें, टीम वर्क है, टीम वर्क के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। कुछ जो काम अध्यापकों ने दिया हुआ है तो उस काम को गाइडेड कि इस तरीके से हमें करना है, तो बच्चों को अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाने का अवसर मिलता है उसमें। तो एक यह जो प्रक्रिया है इंक्लूजन की, पार्टिसिपेशन जब हम बढ़ाते हैं एक शिक्षक होने के नाते, तो बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है और वो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन इस तरह से करते चलते हैं। इसी को गतिविधि आधारित प्रक्रिया भी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो नेक्स्ट इसके आगे है, स्लाइड में हम जाएंगे, आप देखेंगे कि इसमें एक अध्यापक हैं, जो बच्चे हैं कई बैठे हुए और उसमें वो उनको एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके नीचे देखेंगे तो कुछ और कम उम्र के बच्चे हैं जो अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स या वो सब कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो है कई तरह से वो अपना भी देख रहा है, वो दूसरे बच्चों को भी देखता है, और इस तरह से कई बार आपने देखा होगा परिवार में भी क्या होता है। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जो बच्चा अपेक्षाकृत जो बोलने की उम्र होती है, आमतौर पर जो बच्चे बोलना शुरू करते हैं तब तक वो बोल ही नहीं पाता था। तो उसके माता पिता काफ़ी चिंतित थे कि भाई मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा है और पता नहीं इसका क्या होगा, इलाज करवाना पड़ेगा, उसका वोकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डॉक्टर को भी उन्होंने संपर्क किया तो खैर हमने उन्हें यह परामर्श दिया कि भाई आप इन्हें एक प्ले स्कूल में डालिए, या नहीं अगर आपका जो वो एक अपार्टमेंट कल्चर के थे तो अपार्टमेंट के ताले तो बंद रहते हैं, आजकल न्यूक्लियर परिवार होता है। तो हमने कहा भाई देखिए, अगर वो जॉइंट फैमिली होती तब आपको किसी प्ले स्कूल की आवश्यकता नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कि मैं प्ले स्कूल की वकालत कर रहा हूँ, लेकिन यह एक सामाजिक यथार्थ है हमारा कि हम छोटे छोटे कंपार्टमेंटलाइज्ड जीवन में जीने के आदी हो गए हैं। तो बहरहाल उस माता पिता ने जब बच्चे को स्कूल में डाला जहाँ उसी उम्र के बच्चे, और स्कूल क्या था वो खेल कूद, तो थोड़े ही दिनों के बाद वो बच्चा इतना बोलने लगा कि उसे चुप कराना माता पिता के लिए एक समस्या थी। तो यह जो पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ पर वह सहभागिता होती है, उसमें बच्चे स्वतः उनके अंदर की जो नैसर्गिक क्षमता है वह विकसित होती है, बढ़ती जाती है। तो यह पार्टिसिपेशन का यह एक सवाल लेते हैं सर। जी हेलो। हाँ सर। जी सर मेरा क्वेश्चन है कि अनुभव किसे कहते हैं? ये पूछ रहे हैं अनुभव किसे कहते हैं। अनुभव किसे कहते हैं? देखिए, जो अनुभूत चीज़ें होती हैं, अनुभूत क्या चीज़ें होती हैं, हम प्राणी, मैं प्राणी की बात करता हूँ, चाहे मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी हो, हम सब के पास और मनुष्य के पास संभवतः ज़्यादा ईश्वर ने कुछ, ईश्वर कहें या प्रकृति कहें, कुछ क्षमताएं दी है जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से उन क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, जिन्हें अलग अलग शब्दावली में जैसे पंच कर्मेंद्रियाँ कही जाती है, कहा जाता है ज्ञानेंद्रियाँ, हम कहते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब हम इस परिवेश के साथ में अंतरक्रिया करते हैं, तो हम जब जन्म लेते हैं तब तो एक हम बायोलॉजिकल जैविक पिंड मात्र होते हैं, फिर हम में चेतना आती है, फिर हमारे हाथ पांव सक्रिय होते हैं। उसके बाद जब हम अपने से इतर, अपने शरीर से अलग जो बाहरी दुनिया है उसके परिवेश में आते हैं, कई बार हम चीज़ों को सूंघते हैं, कुछ चीज़ें जो सामान्य सांस के अतिरिक्त जो उसकी गंध उसका हम महसूस करते हैं, कई बार हम किसी चीज़ को छू करके महसूस करते हैं वो मुलायम है या ठोस है, कई बार हम स्वाद के माध्यम से, कई बार हम सुन करके, आप देखेंगे कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके कान के समक्ष जब घंटियाँ बजाई जाती हैं तो बच्चे सिर घुमा करके उधर देखते हैं।
तो यह जो चीज़ें होती है यह हमारे अनुभव का निर्माण करती है। ज्ञानेंद्रियां जो कहा जाता है हाँ, सर, जी, ज्ञान इंद्रिय, जी जी, कि मतलब ज्ञान अर्जन के लिए इंद्रियां हैं। ज्ञान अर्जन के लिए इंद्रियां हैं, और वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं जिससे कि हमारी चेतना पर, हमारी मानसिक जो पूरी की पूरी जो एक उसको स्कीमा कहते हैं, जहाँ पियाजे ने उसे स्कीमा कहा, जो पूरी की पूरी एक मानसिक जो एक ढांचा है, एक संकल्पना है, उस पर जो कुछ नई नई बातें आती है, एकोमोडेट होती है, जो हम कुछ नई चीज़ों को ग्रहण करते हैं और अब हमारे मस्तिष्क में, मन में उसका एक प्रभाव पड़ता है, और हम अपने लिए फिर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, नए बोध का निर्माण करते हैं। वही हमारे अनुभव होते हैं, अनुभव का हिस्सा हो जाते हैं। अनुभव का हिस्सा हो जाते हैं। जी, एक सवाल लेते हैं फिर से। हेलो हेलो जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, वो शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में डकार का क्या महत्व है? आधुनिक शिक्षा में डकार का महत्व, क्या महत्व और उसका फुल फॉर्म क्या है? मैं एमपी से बोल रही हूँ, शशि वर्मा। जी जी। नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा और स्पष्ट करने की हेलो? आवश्यकता है। डकार वो पद्धति कोई थी, कहाँ पे आपने पढ़ा है, आप बताना चाहेंगे और थोड़ा विस्तार से? सर वही तो मैंने बुक उसमें यूट्यूब में देखा, तो उसी के बारे में मैं चाहती हूँ कि कुछ जानकारी मिल जाए। नहीं, जानकारी मिलेगी। आपने कहाँ पे पढ़ा है उसका रेफरेंस दीजिए थोड़ा। ये मैंने यूट्यूब में क्वेश्चन देखा है। यूट्यूब से नहीं, आप किताब से। हाँ, संदर्भ अगर वो दें तो उसमें मतलब आपने क्या पढ़ा, अगर शेयर करें तो उसमें विस्तार से एक्सपर्ट बताएंगे। क्वेश्चन था सर। मुझे लगता है कि एक तो जैसे एक क्वेश्चन था, एक मुझे लगता है कि एक तो जैसे एक दक्षेस का सम्मेलन हुआ था, तो वो अब वो इनके उच्चारण से शायद मैं अपने को एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ। डाकर, तो वो एक दक्षेस का एक सम्मेलन डाकर था, वो डाकर था, तो वही मुझे लग रहा वो पढ़ रही है इसीलिए। हाँ तो इसलिए जिसके माध्यम से कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो योजना बने, और हमारे दक्षिण एशियाई देशों ने मिल करके खास करके कैसे शिक्षा हमारे आगे बढ़ाई जाए, और उसके संबंध में किस किस तरह से क्या उद्देश्य हो, किस तरह से शिक्षा की पद्धति बने, यह सारी बात समझौता की तरह कुछ था। एक सभी इन मतलब दक्षिण एशियाई ग्रुप के जो समूह के देश हैं, इन सब ने एक समझौता किया था और एक जॉइंट एक कार्य योजना बनाई थी। तो यह संभवतः मुझे लगता है कि जी जी जी, क्योंकि स्पेलिंग की दिक्कत है ना इंग्लिश में थोड़ा सा। जी जी जी, तो हम इसको जारी रखें। जी जी, तो इस अनुभव पर तो एक पार्टिसिपेशन के माध्यम से हमने बात की कि पार्टिसिपेशन जो है वह किस प्रकार से हमारे ज्ञान का सृजन करता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम टीम वर्क करते हैं, हम करते हैं, जो एक बहुत पुरानी जो सीखने के सिद्धांत की बात कही गई है कि उसके माध्यम से हम लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, इसकी बात करते हैं। हम सीखते हैं, एक्टिव होते हैं, और उस क्रियाकलाप को आपस में एक दूसरे, जैसे मैं बात कर रहा था कि बच्चे जब वो बोलना नहीं सीख पा रहा था, फिर उसने अपने बगल वाले बच्चे को देखा, एक ही तरह की स्थिति में उसने उसे उच्चारण करते देखा, बोलते देखा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते देखा, तो कुछ दिनों के बाद वह सीख गया। इसी प्रकार से अपने अनुभवों के माध्यम से और अपने अनुभवों को आपस में एक दूसरे से शेयर करने के माध्यम से हम सीखते हैं। एक सवाल देखते हैं सर जी। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो, हाँ सवाल पूछिए। हमारा सवाल था कि अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया को कैसे हमारा सवाल था कि अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया को समझाइए। अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, ये अधिगम शब्द कई बार क्या होता है कि अधिगम थोड़ा सा दुविधा पैदा करता है, अधिगम अधिक दुर्गम बना देता है कदाचित। तो देखिए, अधिगम को अगर हम सरल भाषा में कहें तो सीखना,
और सीखना जो होता है, जब हम अपने जो हम अपने परिवेश से जिस तरह से बात होती है कि हम जितना अभी तक में हमारे व्यवहार में जो बातें हैं उसके अतिरिक्त जब हम कुछ नई बातें जानते हैं और उसे इंटरनलाइज करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आता है। तो जब लर्निंग को परिभाषित भी इसी तरह से किया जाता है कि सीखना, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कि बालक के या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यद्यपि कई बार इसे थोड़ा अधिक दृढ़ता से कहा जाता है कि स्थायी परिवर्तन आता है, पर यह बात है नहीं। कई बार हम कुछ चीज़ें सीखते हैं फिर भूल भी जाते हैं। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो सीखने वाला है, जो अधिगम करता है, उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आता है। उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आता है? अगर वह बोल रहा है, जैसे उच्चारण मान लीजिए किसी चीज़ का कर रहा है, जैसे खास करके देखेंगे कि पूर्वी राज्यों में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार के जो लोग होते हैं, ये एक क्षेत्रीयता होती है उनके उच्चारण में। तो जब अंग्रेजी के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं तो वेरी का जो वी होता है उसका भी के तौर पर वह प्रयोग करते हैं। वेरी गुड बोलना है तो वेरी गुड बोलेंगे। मतलब हम इसे यह नहीं कह सकते कि गलत सही, यह क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है कई बार। अब वो व्यक्ति जब अंग्रेजी के टिपिकल जो अंग्रेजी जहाँ से सृजित हुई, जहाँ से उसका उद्गम हुआ है, वह सीख रहा है, तो वहाँ पर आकर के उसे पता चलता है वेरी गुड। तो वह व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम, उसके उच्चारण में परिवर्तन आया। उसी तरह से अगर हम आम जो बोलचाल में, आम जीवन में देखें, टेबल मैनर्स कहे जाते हैं। बच्चा स्कूल जाते वक्त में नाखून काटना है, साफ सफाई है, यह भी अधिगम का हिस्सा है। यह है। और शिक्षण क्या है? तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों को अधिगम प्राप्त करने के लिए, अधिगम या सीखने के लिए अनुभव प्रदान किए जाते हैं। तो शिक्षण वह सायास प्रक्रिया है जो शिक्षक के द्वारा की जाती है, और अधिगम वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के माध्यम से पूर्ण होती है। जी, एक सवाल लेते हैं सर। हेलो जी सर। हाँ बताइए, क्या सवाल है? उपागम का शाब्दिक परिभाषा समय दीजिए। तो शाब्दिक अर्थ उच्च परिभाषा। उपागम का अर्थ और परिभाषा। देखिए, उपागम जो है, अप्रोच जिसे हम कहते हैं, अप्रोच परिभाषित, तो इसके कई परिभाषा जब आप देखेंगे वो पुस्तकों में, संदर्भों में, आजकल तो गूगल हमारे समक्ष है, पुस्तकें होती हैं, कई उपागम की परिभाषाएं। बहरहाल उपागम को अगर हम समझने की चेष्टा करें, शाब्दिक अर्थ ऐसा है कि यह एक ऐसी अवधारणा है, एक सैद्धांतिक, इसे हम कहेंगे संकल्पना है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रक्रिया को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, उसके माध्यम से जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको किस प्रकार से पूर्ण किया जाए। तो उसमें अलग अलग स्तर या उस पूरी संरचना का सैद्धांतिक एक ढांचा होता है। अगर हम उपागम को कहें, एक मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो मॉडल अपने आप में पूर्ण होता है, जिसके माध्यम से एक विशेष हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो, उसका एक सैद्धांतिक ढांचा उपागम कहलाता है। मतलब एक ताना बाना है, पूरा ताना बाना है, जिसके माध्यम से हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। और या हम कई बार क्या होता है, कोई थियोरेटिकल मॉडल होता है तो उसको हम समझने की चेष्टा करते हैं कि भाई जैसे कि अगर हम हमारे शिक्षक साथी हैं, यह जानेंगे मूल्यांकन का उपागम है अलग अलग, जैसे बिहेवियरिस्ट मॉडल था पहले, या अब एक इवैल्यूएशन अप्रोच है कि मूल्यांकन परक ये उपागम है कि इसमें कैसे मूल्यांकन करें। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, फिर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस तय करते हैं। खास करके हमारे अध्यापक साथी जब पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे और उस पाठ्य योजना में वो पढ़ेंगे कि इवैल्यूएशन अप्रोच क्या होता है या हर्बार्शियन अप्रोच क्या होता है, अलग अलग अप्रोच है, वो मॉडल बताते हैं। हर्बार्शियन अप्रोच में 3 पद हैं, 3 चरण हैं। इवैल्यूएशन अप्रोच है 5 चरण हैं। पहले तो वो बिंदु है, पाठ्य बिंदु है, फिर उसके उद्देश्य हैं, फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, फिर उसके साथ में जो पाठ्य सहायक सामग्री का उपयोग होना है उसको स्पष्ट किया जाता है, और फिर वह जो अध्यापन के माध्यम से वह जानकारी प्राप्त हुई या नहीं हुई, उसके लिए उपयुक्त प्रासंगिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 अलग अलग जैसे उसमें कॉलम बनाए जाते हैं। तो एक यह ताना बाना है जिसके माध्यम से कि हम किसी स्पष्ट अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम ढांचा बना लेते हैं और उसके हिसाब से कार्य करते हैं। जी।
तो इसको जारी रखें। जी बीच जी, में बाधा इसके हो जा रही आगे है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, यह तो हमारे लिए यह है। लेकिन हमें अच्छी बात है कि शिक्षार्थी इतने जागरूक हैं, जानने के लिए उत्सुक हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम यहाँ एक जगह बैठे हैं और सुदूर प्रांतों में अपने देश के कोने कोने में सभी बैठे हैं। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा बल्कि अपने इन शिक्षार्थी शिक्षक मित्रों का कि वो ये कर रहे हैं। तो शिक्षार्थियों, अभी हम व्यापक रूप से चर्चा कर रहे थे कि बच्चे सीखते कैसे हैं, और इस कार्यक्रम में आप लोग भी पूरी तरह से भागीदार बन रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस चर्चा को हम एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जो विविध प्रकार के सवाल आपके मन में हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय। शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो। इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता DTH स्वयं प्रभा वागदा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वागदा चैनल अब DD डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे। आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और IGNOU का संयुक्त साझा प्रयास वागदा चैनल भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण। रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण। शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वागदा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने स्वयं बने हम, पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, पहले भाग में आपने देखा कि बच्चे सीखते कैसे हैं, इस प्रक्रिया पर हमने विस्तार से बातचीत की और हमने देखा कि अनुभव के आधार पर और एक गाइडेड जो लर्निंग होती है उसके आधार पर किस तरह से बच्चा सीखता है। उसके अलावा आप लोगों ने जो सवाल किए विभिन्न तरह के शिक्षा से संबंधित, उन पर भी हमने चर्चा की। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में अध्यक्ष हैं। आपका पुनः स्वागत करता हूं सर। और व्यापक रूप से आपको बता रहे हैं शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं, और आज का जो विशेष रूप से टॉपिक है बच्चे सीखते कैसे हैं, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि जो हमने शुरू किया था गाइडेड लर्निंग के बारे में बात करेंगे। जी राय साहब, इसमें जैसे अभी तक में हमने देखा कि बच्चों के सीखने की अलग अलग प्रक्रियाओं पर हम विचार कर रहे थे कि इस तरीके से बच्चे सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं, पार्टिसिपेशन से सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं अगर वो टीम वर्क कर रहे हैं या कुछ करके सीख रहे हैं। और दरअसल यह उसी का एक भाग है। जो अनुभव भी जो होते हैं उनके, वो अनुभव जैसे हम एक बात करें कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इमिटेशन। बच्चे अपने परिवेश में जो लोग हैं उनको आचरण करते, व्यवहार करते देखकर सीखते हैं, उनकी नकल करते हैं। कई बार वो अनजाने में नकल करते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर वो उनके साथ साथ वो किस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे कि एक स्लाइड में अभी देख सकते हैं। मैं एक तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। पहले एक सवाल ले लें सर, उसके बाद इसको हम अच्छा ठीक है। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, बच्चों के शिक्षण में पोर्टफोलियो की उपयोगिता है। हाँ, फिर से पूछिएगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। पोर्टफोलियो की उपयोगिता बतानी है सर अधिगम में। हाँ जी, पोर्टफोलियो की उपयोगिता अधिगम में। अधिगम में पोर्टफोलियो की उपयोगिता। पोर्टफोलियो की उपयोगिता निश्चित रूप से है और यह खास करके अध्यापक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
पोर्टफोलियो दरअसल है क्या? तो हम यह अपने स्कूली जो हमारी प्रक्रियाएं होती है या अध्यापक की होती है, और आजकल तो खास करके जब से यह हम निर्माणवादी उपागम पर आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर विचार करने लगे हैं, तो उसमें प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलना चाहिए, यह एक सोच इसके केंद्र में निहित होती है। और जब हम इंडिविजुअल अटेंशन दें तो यह आवश्यक है कि उस बच्चे का पूरा पोर्टफोलियो एक तैयार हो। और वह पोर्टफोलियो है क्या? तो उस बच्चे के बारे में जब से खास करके अध्यापक यह जानने की चेष्टा करे, जब से वो उस बच्चे ने उस स्कूल विशेष में एडमिशन लिया है, तो तब से उसके समग्र व्यक्तित्व का एक परिचय उसके माध्यम से हो, जो उसके परीक्षा में उसके अंक मिलने से लेकर के उसके सामाजिक व्यवहार, जो कक्षागत व्यवहार हैं, अनुशासन है, व्यक्तित्व है, बोलने चालने की वो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है, परिवेश का उस पर क्या उसके व्यवहार पर फर्क पड़ा है या पड़ता है, या अध्यापक ने किन किन चीज़ों को अब तक में चिन्हित किया है, पहचाना उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसकी रुचियाँ क्या है, हॉबीज़ क्या है, खेलने वो कूदने किस में। चीज़ में ज़्यादा, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि वो कई बार कुछ बच्चे होते हैं वो खेल कूद में ज़्यादा आगे रहते हैं, कुछ बच्चे संगीत में आगे रहते हैं, कुछ बच्चे डिबेट करने में रहते हैं। तो इसके माध्यम से अध्यापक, चूँकि स्कूल में साल भर प्रक्रियाएं होती हैं, तो वो बच्चे का एक पोर्टफोलियो तैयार करता है, और ख़ास करके उन पोर्टफोलियो के माध्यम से उसके उस विशेष जो क्षमताएं हैं उसको और निखारने के लिए सायास प्रयत्न, प्लान्ड एक्टिविटीज़ और कराई जा सकती है, और बच्चा आगे बढ़ जा सकता है। अगर वो पोर्टफोलियो, पता नहीं सचिन तेंदुलकर के स्कूल में पोर्टफोलियो रहा होगा या नहीं, लेकिन अगर वह पोर्टफोलियो है तो सचिन तेंदुलकर कैसा कर सकते हैं वह यह तय करने में सुविधा होती है। जी। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जिनका बेटा पढ़ने में जो था, जितनी रुचि थी उससे ज़्यादा खेल कूद में रुचि थी, तो उन्होंने उसे एक स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिला दिलवाया, और अभी वो बहुत बढ़िया जयपुर के एक स्पोर्ट्स एकेडमी में है, वो क्रिकेट खेलता है और वो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलने लगा है। तो यह चीज़ें तय करने में अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वह पोर्टफोलियो अगर बच्चे का रहता है तो उसके विकास का एक जो है क्रम बना रहता है, उसकी जानकारी रहती है, अगले शिक्षक को भी उसके बारे में पता चल जाता है, अगर कोई दूसरा क्लास टीचर बना तो या बनी तो उसके लिए अपेक्षित अनुकूल अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं सर। जी, हेलो हेलो, सवाल पूछिए। हाँ हेलो, हाँ पूछिए। अधोगामी निस्पंदन के बारे में हम जानना चाहते हैं। अधोगामी निस्पंदन, निस्यंदन, अधोमुखी, अधोगामी, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो है वो दरअसल यह लॉर्ड मैकॉले को ट्रिब्यूट किया जा सकता है। इसके बारे में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी इसे अंग्रेजी में कहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसमें यह बात, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी की शुरुआत इस संकल्पना की यह हुई थी कि लॉर्ड मैकॉले ने जब अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, उस समय में बड़ा ही एक मतभेद था, और यहाँ के विचारकों, पाश्चात्य विचारधारा और यहाँ की जो विचारधारा थी, जो शिक्षाविद थे या सामाजिक विचारक थे, उनमें संघर्ष था। तो मैकॉले ने कहा कि भाई हमें तो अंग्रेजी शिक्षा देनी है, और पूरे भारत की आबादी को देनी है, मगर उनके पास में इतने लोग तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा दो, कुछ लोगों को इस रूप में तैयार करो जो कि हमारे ब्रिटिश सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति के इंस्ट्रूमेंट बन सके, माध्यम बन सके, और वो लोग फिर आगे, यानी एक तरह से अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो यह चेन रिएक्शन है कि 1 से 3 बनते हैं, उस 3 से 9 बनते हैं, इस तरह से। तो यह जो अधोमुखी निस्यंदन है कि सबसे ऊपर से एक जो अंग्रेजी का ज्ञाता है उसने 5 लोगों को पढ़ा दिया, उस 5 ने आगे 5-5 को पढ़ाया तो 25 लोगों को पढ़ाया, फिर वो 5-5 अपने 5-5 तो 125 लोगों को पढ़ाएंगे। तो यह अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि कोई भी एक बात जो ऊपर से आ रही है तो वो नीचे फिल्टर हो करके अलग अलग मस्तिष्कों से
कई लोगों तक फैलती है। यह अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत है। जी, अब हम जारी रखते हैं जी। जो इमिटेशन की बात कर रहे थे आप। जी, तो हम लोग सीखने की जो एक प्रक्रिया होती है बच्चों की, इसके प्रमुख माध्यम के तौर पर इमिटेशन की बात कर रहे थे और एक स्लाइड हमारे समक्ष था। सवाल है तो पहले ले लेते अच्छा, सवाल फिर ठीक है। हेलो हेलो। हाँ, पूछिए सवाल। जी हेलो सर। हाँ, सवाल क्या है? जी सर, मेरा सवाल है सेल्फ लर्निंग क्या, इसकी विशेषता क्या है? हाँ जी, सेल्फ लर्निंग क्या और इसकी विशेषता? सेल्फ लर्निंग, उसकी विशेषता। देखिए, लर्निंग तो हमेशा सेल्फ ही होती है अगर मेरी बात मानी जाए तो। लेकिन चलिए, आपने पूछा है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग का मतलब होता है, खास करके हमारे अभी जो अध्येतागण हैं, आप सभी शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, और उनको जिनको कि नियमित रूप से कक्षाओं में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का या किसी विशेष पाठ्यचर्या को सीखने का अवसर या पाठ्यक्रम को सीखने का, विषय विशेष को सीखने का अवसर नहीं मिल पाता, समय की दिक्कतें हैं। तो सेल्फ लर्निंग यह है कि स्वयं के प्रयास से सीखना। अब सेल्फ लर्निंग शब्द जब हम जोड़ते हैं तो लर्निंग या शिक्षा जब हम परिभाषित करते हैं तो शिक्षा सदैव औपचारिक नहीं होती, और शिक्षा सभी किसी भी पाठ्यक्रम विशेष का ही ज्ञान शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो हम सब, एक पुरानी कविता अगर आपको याद हो, डॉक्टर साहब तो कहते थे, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तो यानी कि तुम मुस्कुराना सीखो फूल की तरह, जो दूसरों को प्रसन्न कर दे। तो यह जो चीज़ है ना, कि सीखते तो हम सेल्फ ही हैं, और जब हम अपने प्रयास से सीखें उसे सेल्फ कहते हैं। और ये जो NIOS की प्रणाली है, और यह भी बहुत हद तक स्वशिक्षण प्रणाली यही है, ये स्वशिक्षण प्रणाली ही है। जी। अभी आप बैठे हैं, यह प्रसारण तो हो रहा है, लेकिन आपकी बाध्यता नहीं है। लेकिन आपके मन में यह बात उठी तो आप अपनी टीवी देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह आपका प्रयास ज़्यादा है। हम तो पृष्ठभूमि में हैं, लेकिन आपके प्रयास से आप स्वयं कुछ नया अर्जित कर रहे हैं, यही सेल्फ लर्निंग है। NIOS के जितने भी लर्नर होते हैं जी, वो स्व अध्ययन करते हैं, स्व अध्ययन ही करते हैं जी। और हम सभी तो बस एक पृष्ठभूमि में रह करके एक भूमिका निभाते हैं। लेकिन सभी जितने भी हैं, और अभी जितने 12 लाख या 15 लाख जितने भी हैं, मुझे लगता है कि सभी अपने आप पढ़ाई कर रहे हैं। अपने आप पढ़ाई कर रहे हैं, यही सेल्फ लर्निंग है। जी। एक और सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ, सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो जी, आ रही है आवाज। हाँ, सवाल पूछिए। जी बोले हैं सर कि आकलन और परीक्षण में क्या अंतर है? आगमन और परीक्षण में क्या अंतर है? आगमन और परीक्षण। अच्छा, वही आमतौर पर लोग जब आगमन की बात करते हैं तो निगमन उसके साथ में एक शब्द आता है। और बहरहाल जब हम आगमन की बात करते हैं तो आगमन जब हम अनुभवों से आधारित, कुछ अनुभवों के आधार पर कई बार एक सिद्धांत तक पहुंचते हैं, किसी नियम तक पहुंचते हैं। आकलन और निरीक्षण शायद कह रहे हैं। आकलन कर रहे हैं तो एक मेरे ख्याल से कहीं वो जो ध्वनि का थोड़ा सा वह है। आकलन और निरीक्षण या परीक्षण क्या था? दोनों, क्योंकि फिर वो निरीक्षण नहीं, दोनों शब्द कौन से प्रयोग होते हैं? देखिए, आकलन, परीक्षण, आकलन और परीक्षण कह रहे हैं। परीक्षण और आकलन। परीक्षण जो है वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम जांचते हैं। मूल्यांकन। हाँ, मूल्यांकन। अब देखिए, ये कई सारे शब्द हैं जिसमें कि अंतर समझना भी आवश्यक है, और उसको समझ करके उसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि
आमतौर पर क्या होता है कि जब परीक्षाएं होती हैं हम देते हैं उनको, कई बार हम कई बार हम अंकों से उसको वो करते हैं। 100 नंबर की परीक्षा दी और उसमें 70 आए, 75 आए या हुआ। एक होता है आकलन, जिसे हम असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट में हम उस समग्रता को लेते हैं कि हम जो चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आजकल यद्यपि यह शिक्षकों को जानना बड़ा आवश्यक है कि एक परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा लेने की प्रक्रिया परीक्षण है और परीक्षण के माध्यम से हम आकलन करना चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ, नहीं। ज्ञान, कौशल, आकलन में वो सारी चीजें शामिल हैं। क्योंकि अब देखिए क्या होता है, कई बार जैसे हम हिंदी की कक्षा की बात करें अगर, तो हिंदी की कक्षा में कविता वाचन है या कहानी का पाठ है, तो वो सिर्फ हम उस कविता या कहानी को पढ़कर के उत्तर देना ही उद्देश्य नहीं होता। हिंदी की विशेष अगर उसके विषय की बात करें तो उसके माध्यम से हमारे उच्चारण, भाषा कौशल, शब्दों के समुचित प्रयोग। अब देखिए जैसे कई बार एक वो आम तौर पर कई जगह अलग अलग क्षेत्रों में कई बार मजाक के तौर पर भी या कई बार वैसे भी शिक्षक टेस्ट करते थे। अच्छा यह बताओ, शेर शाह सूरी के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ। अब इसमें तीनों स का प्रयोग है, स है, श है, क्ष है, दंत स, तालव्य श, मूर्धन्य श। तो ये कौशल है कि आप मात्राओं का, आप ध्वनि का प्रयोग कैसे करें। तो यह शिक्षण जो है यह सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान ही नहीं बल्कि कौशल का विकास भी है। तो आकलन सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान की का ही परीक्षण नहीं करता, वह कौशलों का विकास भी हुआ या नहीं। तो परीक्षण एक प्रक्रिया है, आकलन भी है, लेकिन आकलन से वो ज़्यादा विशिष्ट है जिसके माध्यम से जो निहित उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हुई, उनकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, यह देखा जाता है कि एक निश्चित समय पर हम आकलन, इसका दायरा बड़ा है, आकलन इसका दायरा बड़ा है। परीक्षण की एक प्रक्रिया है। परीक्षण में हम उन उद्देश्यों को बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। आकलन, अमूमन आकलन की बात जब हमारे शिक्षक मित्र ने की है तो हम आकलन को मूल्यांकन के साथ समझते हैं, आकलन को इस तरह से समझने की चेष्टा करते हैं। जी जी, तो जारी रखें हम। जी, तो हम यह बात कर रहे थे कि जब सीखते हैं बच्चे तो इमिटेशन के माध्यम से, नकल करके, जो एक स्लाइड में दिखाना चाह रहा था उस स्लाइड में भी दो चीज़ें हैं कि एक माता जो हैं उस पहले वाली स्लाइड में ही है कि आप देखेंगे कि कुछ लोग संभवतः एक प्रेयर का एक जो विशेष तरीका है उसमें है और एक छोटा बच्चा वैसा ही झुका हुआ है पीछे से। अब उसे कदाचित इस बात का भान नहीं हो कि वो क्या कर रहा है, पर संभवतः जब वो बड़ा होगा ऐसा ही प्रतिकृति करते करते तो वह सीखेगा कि ये किस तरह से नमाज पढ़ते हैं। उसी तरह से उसके बगल में एक तस्वीर है जिसमें एक बच्ची है छोटी और माता उसका मोबाइल पर बात कर रही है, तो वो बच्ची भी कान पर हाथ लगाए हुए एक गैजेट लेकर के। तो यह सब जो प्रक्रियाएं हैं हम अपने से बड़ों को जब हम देखते हैं किसी विशेष कार्य को करते हुए तो हम सीखते हैं। यह भी सीखने की एक प्रक्रिया होती है। तो जो बच्चे हैं, या हमें, यह एक शिक्षक होने के नाते हमें यह जानना इसलिए आवश्यक है कि हम उनके लिए उन चीज़ों का निर्माण करें। मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि मैं वर्धा में रहता हूं और आपको पता होगा महात्मा गांधी अपने अंतिम जो उनकी यात्रा हुई दिल्ली में, उससे पहले वर्धा में ही रहे थे वो तकरीबन 10 साल। और उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना, कदाचित हमारे शिक्षक मित्र भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना का जो सृजन किया, या उनके विचारों पर आधारित डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और उन्होंने एक अपनी योजना के क्रियान्वयन के लिए आनंद निकेतन नाम के विद्यालय की स्थापना की। तो यह इमिटेशन का मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि आनंद निकेतन विद्यालय अभी भी चल रहा है वर्धा में। अच्छा। और वहाँ पर हम लोग जब विजिट करते हैं, एक बार मैं ले गया अपने बच्चों को भी, तो वहाँ पर एक मज़ेदार बात आप पाएंगे कि जैसे बच्चे घुसे क्लास में और उनको कहा गया कि भाई ये एक खास क्लास है, अपने अपने चप्पल जूते उतार करके आप घुसें। वो प्रेयर रूम था या कुछ था ऐसा। तो सभी बच्चे अब जैसे हड़बड़ाहट में जा रहे हैं तो बेतरतीब तरीके से, आमतौर पर आप देखेंगे किसी भी ऐसे, चाहे आप किसी उपासना स्थल पर जाएं तो देखेंगे जूते चप्पल बेतरतीब तरीके से पड़े हुए रहते हैं। तो इतने में ही मैंने देखा, जब सभी बच्चे घुस गए और कुछ बच्चे आ रहे थे, तो मैंने देखा कि एक अध्यापक आए और उन्होंने उन सभी बच्चों की चप्पलें, जूते उठा करके एक एक करीने से रखना शुरू किया। अब देखिए,
जो बाकी के बच्चे थे उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अरे हमारे तो सर हैं, हमारे शिक्षक हैं और वो हम सब के जूते चप्पल को करीने से लगा रहे हैं, कि झटपट वो भी आए और फिर वो करीने से उसको लगाने लगे। तो यह जो चीज़ें हैं कि अपने से बड़ों को जिस प्रकार करता देखेंगे। मैं यहाँ एक और उदाहरण देना चाहूँगा। दिल्ली की ही बात है। एक बार एक हमारे मित्र कदाचित वो कहीं गए हुए थे और वो एक 8वीं क्लास की बच्ची को पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ 5 दिन के लिए, मुझे थोड़ा इस बच्ची को पढ़ाइए। अब वो 8वीं की जो बच्ची थी, जब मैं पहली बार गया तो उससे पूछूं, बगल में बिठा करके कुछ बात में पूछूं तो वो बहुत तेज़ आवाज़ में जवाब दे। तो 2-3 बार जब कहा तो मैंने उससे एक दिन कहा कि भाई देखो, दूसरे दिन, कि मैं तो जितनी कम ध्वनि में पूछता हूँ तुम भी उतने में जवाब दो, सुन लोगी, तुम क्यों चिल्ला कर बोलती हो? तो उसने कहा कि मेरे तो घर में सभी ऐसे बोलते हैं। तो मैंने महसूस किया कि उसके माता पिता जोर जोर से ही चिल्लाकर बात करते थे। तो उस बच्ची ने कदाचित महसूस भी नहीं किया और वो सीख गई वही चीज। तो ये इमिटेशन है जी। एक सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, हाँ सवाल पूछिए। हाँ सवाल पूछिए। हेलो, हाँ मैं MP मुरैना से बोल रहा हूँ, के शर्मा। हाँ। सहकारी अधिगम क्या होता है? सहकारी अधिगम सहकारी अधिगम क्या होता है? जी, यह एक तरह से सोचिए तो पार्टिसिपेटरी या कोऑपरेटिव लर्निंग की बात जब हम करते हैं, यह भी एक सहभागी है जिसमें सहकारिता होती है। और सहकारी अधिगम जो कहते हैं, इसमें सबकी मिलीजुली भूमिका होती है। इसमें बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अध्यापकगण मिलजुल कर के योजना बनाते हैं, जिसमें कि कई चीज़ें शामिल होती हैं। यद्यपि इसको पढ़ने और समझने के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण भी लोग करते हैं। टीम टीचिंग भी होती है, कई बार कुछ अध्यापक मिल करके करते हैं। आप मध्य प्रदेश से इन्होंने मुरैना के हैं। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में एक बहुत पहले मैंने देखा था, एक किसी स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में जब पढ़ाने की बात हो रही थी, कुछ नए नए प्रयोग किए थे आज से कोई 30-40 साल पहले। तो उसमें मैंने जाकर के उन अध्यापकों की कार्यप्रणाली देखी। तो वो आपस में योजना बनाते थे कि हमें इस विषय को पढ़ाना है, इस चीज़ों का ज्ञान देना है, तो कैसे कैसे करेंगे। फिर कई बार क्या होता था कि जो उनके प्रधानाध्यापक हैं वो जाते थे, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो बैठते थे, उनमें देखते थे। और ऐसा नहीं था कि वो उनको निरीक्षण करने के लिए वो बैठते थे। कई बार उनको लगता था कि यह जो अवधारणा है या कोई विशेष है, किसी बिंदु पर अगर वो अध्यापक पढ़ा रहे हैं और उनके मन में आया कि इसको किसी उदाहरण विशेष से और अधिक उनको बढ़िया रुचिकर बनाया जा सके, तो वो भी मिल करके उसको बताने लगते थे। उसी तरह से उसमें बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाए, परीक्षा कैसे ली जाए, टेस्ट्स कैसे बनाए जाए, इसको तो कई बार क्या समाज का सहयोग से भी सब ये चीजें की जा सकती हैं? और इसमें निश्चित रूप से सहकारी में अब आजकल तो देखिए, जब हम यह बात करते हैं तो समाज की भूमिका भी निश्चित रूप से होती है। और अलग अलग पद्धतियां हैं जिसको कि हम मिला करके समाज के सभी स्टेक होल्डर्स को जोड़ करके उनकी जो भी सार्थक भूमिका हो उसका प्रयोग करके सहकारी अधिगम को आगे बढ़ाया जाता है। एक सवाल लेते हैं और हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए क्या सवाल है? सर ये अवलोकन क्या होता है ये पूछ रहा है। जी जी, अवलोकन, हाँ, अंग्रेजी में इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। कई बार कुछ मैं किसी क्षेत्र विशेष में अगर कहूँ तो कई बार उसको लोग थोड़ा अपभ्रंश में लौकना कहते हैं, जैसे देखने को। अब लौकना है, वैसे देखिए अंग्रेजी भाषा के साथ भी इसका कहीं ना कहीं एक लौकना है और लुक है, तो वह देखना, अवलोकन। अब यह है कि हम सभी, बच्चा हो, बालक किसी भी उम्र का हो, और या हम सभी हैं, जब हम अपने परिवेश में किसी घटना को, किसी क्रिया को घटित होता हुआ देखते हैं, और न सिर्फ देखते हैं, उसके बारे में हमारे जो संवेदी ग्रंथियां होती है वह कुछ कुछ अनुभूति प्राप्त कर रही होती है। तो मूल रूप से अवलोकन में अपने देखने के माध्यम से प्रत्यक्ष जिस चीज़ को हम देख करके महसूस करते हैं उसके बारे में कुछ हमारे में एक मेंटल प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, तो वह प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है। मान लीजिए कि हमने देखा, कई बार मैं गया और मैंने देखा
कि एक समुदाय के लोग, एक खास किसी समाज या समुदाय विशेष के लोग किस प्रकार से कोई कार्य कर रहे हैं, नृत्य कैसे कर रहे हैं, उसका अवलोकन है। कोई शिक्षक बहुत ही रोचक शैली में पढ़ा रहा है तो मैंने जाकर के देखा, अवलोकन किया उसका। मैंने देखा कई बार कि वह व्यक्ति खेल कैसे रहा है, कितनी सफाई से, कितनी बेहतरीन तरीके से वो बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, मैं देख रहा हूँ गंभीरता से, यह भी अवलोकन है। तो अवलोकन इन्हीं चीज़ों को कहते हैं। अच्छा, अंतर हो सकता है सर व्यक्ति व्यक्ति में, अवलोकन में? निश्चित रूप से, क्योंकि यही जो बात मैंने कही कि वो देखना तो है ही, और उसके बाद जब वो मेंटल प्रोसेसिंग होती है, तो जैसे ही वो मेंटल प्रोसेसिंग होती है तो वो जो हमारे सोशियो कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेज हैं जो कि भिन्न होते हैं एक दूसरे से, तो वह हमारे अवलोकन की प्रक्रिया तो ठीक है, एक जैसी है, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है, परिणाम है, उसके आधार पर जो हमने अनुभव किया उसमें अंतर आ जाता है। इसीलिए साहित्य में कहते हैं कि साहित्यकार की दृष्टि अलग होती है। हाँ बिल्कुल, चीज़ों वो उन चीज़ों को दूसरे नज़र से देखता है। और कई बार अवलोकन में देखते हैं, अगर आप देखेंगे नंदन, पराग, इन सब में 2 चित्र रखे जाते थे और कहते थे कि इसमें जरा देखें कि अंतर क्या क्या है। वह भी अवलोकन का, कि हमारी उस अवलोकन क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका था कि कहाँ कहाँ मिसिंग है कुछ। एक ही जैसे चित्र होते थे, लेकिन अगर आपने गंभीरता से, गहराई से अवलोकन किया तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या अंतर है। जी जी। तो यह है। तो हम इसको देखें, इमिटेशन। जी, तो इमिटेशन की बात हम लोग कर रहे थे और सवालों की झड़ी लगी है। अच्छा। एक सवाल लोग तरह तरह के चीजें जानना चाह रहे हैं। अच्छा। हेलो हेलो हेलो, सवाल पूछिए सर। आगमन निगमन विधि के बारे में जरा स्पष्ट करें। आगमन निगमन विधि, वहीं आ गए। अच्छा, ये अभी हमने एक अपने शिक्षक साथी के प्रश्न पर चर्चा की थी। देखिए, आगमन और निगमन, आगमन का आशय होता है, जैसे हम कहते हैं आना, किसी चीज़ पर अगर पहुंचने की प्रक्रिया होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो यह सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है कि हम जाएं क्लास में और क्लास में जाते ही पहले हम उसे कहें कि देखो जी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक तरीका यह है पढ़ाने का कि हम जाए, भाई एक न्यूटन थे, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए और उसमें तीसरा, एक पहला दूसरा, चलिए हम तीसरे पर आते हैं, उदाहरण के तौर पर कि भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए, ये बड़ा जटिल है। अगर छोटी उम्र के बच्चों को हम पढ़ाएंगे और सीधे सिद्धांत दे दिया, तो पहले हम सिद्धांत देते हैं और फिर हम आते हैं उसके उदाहरण पर, तो यह निगमन कहलाता है। यानी कि हमने पहले सिद्धांत दिया और फिर हमने उदाहरण दिया। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, एक अध्यापक है जो कहता है, अच्छा बच्चों, तुम बॉल पर, दीवार पर अगर गेंद मारते हो तो क्या होता है? तो बच्चे कहेंगे सर जी वो उधर से आता है। कैरम बोर्ड खेलते हो, अगर स्ट्राइकर से मारते हो तो, और जोर से मारते हो, तो जितनी जोर से मारते हैं उतनी जोर से वो इधर रिबाउंस होता है। तो देखो यह क्यों होता है, हम हल्के से मारेंगे तो वो हल्के से आएगा इधर हमारी तरफ, अगर हम जोर से मारेंगे जोर से आएगा। तो यह जो प्रक्रिया है यह बताती है कि आप जितनी गति से क्रिया करोगे उतनी गति से प्रक्रिया होगी, जितने दबाव से आप लगाओगे उतने दबाव से आप पर वापस वो चीज़ पलट के आएगी। तो यह न्यूटन की गति, न्यूटन ने इसके संबंध में एक यह नियम दिया। ऐसे कई उदाहरण देकर के जब हम बताते हैं और अंत में हम नियम बताते हैं कि यह नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसे आगमन विधि कहते हैं। तो आगमन और निगम यह है। निगमन बड़े उम्र के बच्चों को उसके माध्यम से पढ़ाना सुविधाजनक है, और छोटी उम्र के बच्चों को जहां सिद्धांत उनके लिए और जटिल बोझ का जैसा हो जाए, उसको आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए। एक और सवाल लेते हैं सर जी। हेलो 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 सर। हाँ, सवाल पूछिए। मैं आसाम के बरपेटा से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा हाँ। नाम सैदुल खान है। मेरे ये प्रॉब्लम है सर, मेरे स्कूल पे दूर दूर से बच्चे आते हैं, क्लास 6 पर आते हैं, 7 पे आते, 6 से आता है वो लोग, वो 1-2 का ABCD और वो माने कुछ लेके नहीं आता है। तो 1-2 का मतलब आता है ऐसे। उस लड़की को मैं कैसे पढ़ाऊं क्लास को? मतलब जानकारी नहीं है उनको, 1-2 में भी है लेकिन कोई पता नहीं। और सर को बोलिए प्रोजेक्ट मेथड के बारे में
प्रोजेक्ट मेथड, हाँ। पहला तो ये था कि कुछ भी नहीं जानते, मतलब आ गए कक्षा में लेकिन कैसे पढ़ाएं उनको। देखिए बंधु, मैं तो यह कहूँगा कि हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ पर ऐसी जटिलताएं आपको लगे वहाँ पर उन बच्चों से सीधे सीधे जुड़िए। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उसे व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे से जुड़ेंगे और जब वो बच्चा, एक पुस्तक थी एंटरिंग द चाइल्ड्स माइंड, आप जब उस बच्चे के मन के अंदर प्रवेश कर लेंगे तो वो बच्चा खुलेगा, वो आपसे अपनी बात बताएगा। तब जब आप से वो खुल करके बात करने की स्थिति में आएगा, और वह एक दिन में नहीं होता, उसके लिए आपको पूरी कक्षा में नहीं बल्कि कक्षा से बाहर भी निकल कर कई बार, जब थोड़ा कई ऐसे मौके आपको विद्यालय में मिलेंगे तो आप उनसे बात करिए, बच्चे से बात करिए। और बच्चे से सीधे सीधे आप पाठ्यक्रम और क्यों नहीं सीखते ऐसे बात करेंगे तो कभी नहीं बताएगा। बच्चे के साथ खेलिए, खेल कूद करिए, थोड़ा सा बच्चे के स्तर पर उतर करके उनके जैसी कई बार बातें करिए। लर्निंग विद फन। और वो बच्चा जब आप में विश्वास करना प्रकट करेगा तब वो बताएगा, तब आप उसकी कठिनाइयों को समझना शुरू करेंगे और उसके अनुसार आप स्वयं कार्य करेंगे। तो एक तो यह बात हो गई। प्रोजेक्ट मेथड जो है, प्रोजेक्ट मेथड में यही होता है कि हमारे समक्ष कोई समस्या है, अगर कोई इशू है या किसी के माध्यम से, या बच्चों को जब हम प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से पढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम पत्तियों के बारे में बच्चों को बताएं कि पत्तियों की संरचना हमें पढ़ानी है, तो आप एक परियोजना बनाइए, बच्चों को दीजिए और उनको ऐसे मत दीजिए कि पहले बता दीजिए कि पत्तियों में इतने इतने अलग अलग प्रकार की पत्तियों की संरचना ऐसी होती हैं। उनको दहिए, क्रियाकलाप निर्धारित कीजिए, उनको कहिए कि वो अपने परिवेश से कुछ पत्तियों को तोड़ करके लाएं, आपके समक्ष वो लाएंगे, फिर उनके माध्यम से उनमें अलग अलग प्रकार की पत्तियों के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहिए। तो इन सब के माध्यम से फिर एक जगह कहीं जा कर के आप अपने हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से उनमें उन ज्ञान को देने की चेष्टा करिए या उनके ज्ञान के सृजन में सहायता करने की चेष्टा करिए। आप ज्ञान कोई कैप्सूल है नहीं कि आप उसे देंगे, बल्कि उनके एक्सपीरियंसेस को वो करेंगे। तो यह प्रोजेक्ट है, परियोजना बनाइए और उसके हिसाब से आप कार्य करिए। एक सवाल है सर जी। हेलो। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ जी सर, नमस्ते, मेरा नाम मधु है, मैं बीकानेर से बोल रही हूँ। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि बच्चों को सिखाने का सतत नियम कौन सा है? सतत नियम? हाँ जी। बच्चों को सिखाने का सतत नियम। सतत नियम, देखिए यह मेरे ख्याल से लर्निंग या सीखने सिखाने के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह एक कॉन्टिन्यूटी जो चीज़ों में होनी चाहिए, आप उनके साथ में बच्चों को आप आइसोलेशन में कभी नहीं सिखा सकते हैं किसी चीज़ को, कि बिल्कुल एक अवधारणा को एकदम से लाया आपने बच्चों को बिना किसी चीज़ के पूर्व ज्ञान के, बिना कॉन्टेक्स्ट के आपने उसको बताया। तो आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को भी परखते हैं पहले, अलग अलग प्रकार की बातचीत करके। एक उनके जो लॉ ऑफ रेडीनेस जब होता है, यानी कि बच्चे को आप एक तरह से तैयार करते हैं, उनकी मानसिक दशा उस तरह की बने कि उनमें स्वतः एक उत्सुकता उत्पन्न हो, और उसके बाद उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नई बातों को की चर्चा करते हैं, जोड़ते हैं और पुनः एक उत्सुकता उत्पन्न करते हैं। और फिर उसके बाद खास करके अगर हम बात करें कक्षागत परिस्थितियों की, तो उसमें क्या होता है कि हमने पूर्व ज्ञान पर कनेक्ट किया नई बातों को, फिर हमने उसको जब कक्षा अंत होने लगती है तब हमने रिकैपिचुलेट किया, और फिर हम आगे के लिए भी बच्चों को कुछ बातें दे देते हैं, चाहे हम अलग अलग रूप में दें उनको करने के लिए, तो ताकि किसी कॉन्टेक्स्ट विशेष को वो समझे भी और उससे निरंतरता उनकी बनी रहे। ये भी भाव कहीं ना कहीं है सर कि जैसे हम कहीं कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो उस तरह का यह अगर हम यह देखें, यह सतत शायद इनका अगर हम अध्यापकों की बात करें उसमें ज़्यादातर प्रयुक्त होती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात जब होती है कि कॉन्टिन्यूअसली, यह जरूरी नहीं है कि हम अभी डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड तक ही सीमित हो जाए। उसके लिए टीचर डेवलपमेंट के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, बीएड का कोर्स है, एमएड है, या कुछ और करना चाहते हैं, अलग अलग एजुकेशनल मैनेजमेंट या जिसमें अपनी रुचि हो। मैं बताऊं, अभी मैं जिस विश्वविद्यालय में हूं वहां तो अभी पीएचडी में एक सज्जन ने आवेदन किया है जिनकी उम्र 65 वर्ष है। तो सीखने की कहते हैं कोई उम्र नहीं होती, तो ये तो एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। एक सवाल लेते हैं सर। हेलो हेलो
सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ, क्या सवाल है? हेलो सर, वो ज्ञान का निर्माण करता स्वयं होते हैं कैसे? फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिए। बच्चे ज्ञान का निर्माण करता स्वयं होते हैं कैसे? बच्चे ज्ञान का निर्माण करता स्वयं होते हैं कैसे? भाई अभी जैसे शुरू में ही मेरे ख्याल से प्रारंभिक 1-2 प्रश्नों के मध्य ही यह उत्तर आया था कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। और यह बात मतलब एक कथन है, उन्होंने एक कथन दिया और इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे। अच्छा, मैं इसमें ये कहूँगा कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन रेलेवेंस इसका ये है कि मान लीजिए प्रश्न पत्र में आ गया कोटेशन में, तो कैसे लिखें इसको? नहीं, उसमें वही है कि जब आप टीचर सेंटर्ड जो मेथड था या जॉन लॉक का वो टेबुला रसा वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसमें तो वो बात थी कि अध्यापक ने जो लिख दिया बच्चे के मस्तिष्क पर, और वह या एक ब्राज़ील के बड़े ख्यातिलब्ध शिक्षाविद हुए, विचारक हुए, पाउलो फ्रेरे साहब, तो उन्होंने बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज की बात कही, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जैसे हम बैंक में जाकर के जमा करते हैं या लॉकर में डालते हैं या खाते में पैसा डालते हैं, उसी तरह से अध्यापक ज्ञान आकर के उसमें बच्चे के मस्तिष्क पर उड़ेल देता है, डाल देता है। दरअसल ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे डाला जाए, और जो बात हमने शुरू में भी की थी। तो जब हम यह कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता कैसे होते हैं, यह कथन हर व्यक्ति का अपना अपना, हर बालक एक भिन्न सामाजिक संज्ञानात्मक परिवेश से आया है, और ज्ञान यथावत वो कभी नहीं प्राप्त करता। ज्ञान अपने पूर्व अनुभव से जोड़ करके ही प्राप्त करता है, नया सृजित करता है, बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसा अगर होता तो एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ पढ़ने के बाद सारे बच्चे एक ही तरह लिखते, फिर तो सेम कॉपी होते। ऐसा नहीं होता है। तो यह है कि बच्चे अपने अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं, और उनके अपने अपने जो भिन्न वैयक्तिक अनुभव होते हैं, उसके आधार पर वह नई सूचनाओं को पुराने अनुभवों के साथ मिला करके एक नए ज्ञान का सृजन करते हैं। जी, एक और सवाल देखते हैं। हेलो। हेलो, सवाल पूछिए। जी, पाठ है सहगामी क्रियाओं में अंतर। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को-करिकुलर। पाठ सहगामी क्रियाएं, देखिए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो हमारी पूरी की पूरी विद्यालयी प्रक्रिया होती है, इसमें एक तो है कि टाइम टेबल बनता है, और जो विषय हैं निर्धारित 5 विषय हैं या जितने भी विषय होते हैं उस राज्य विशेष या उस बोर्ड, स्कूल बोर्ड के हिसाब से, तो उसका अध्यापन हो। लेकिन जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की कि शिक्षा का एकांगी उद्देश्य नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य तो सर्वांगीण होता है। बच्चा शैक्षिक जो तथ्यात्मक ज्ञान है, कौशल है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बने, उसके अंदर में जैसे कि अभी चर्चा हुई कि उसकी रुचियां होती हैं अलग अलग, संगीत की रुचि है या खेल कूद में रुचि है, व्यायाम में, एथलीट बनने में। तो विद्यालय का कार्य सिर्फ किताबों का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि वह बच्चों के विकास के समग्र अनुभव, सर्वांगीण विकास के समग्र अनुभव प्रदान करे। भाई अध्यापक का काम तो माली का है, और विद्यालय एक बाग है। सभी पौधों में पर्याप्त अवसर में रूप से परिचर्या की जाती है, पानी खाद जो भी है वीड आउट किया जाता है, और हर पौधा अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से विकसित होता है। उसी तरह बच्चे होते हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं। आप पढ़ने के अलावे जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं वो वही है, खेलकूद, संगीत, अलग अलग जैसे डिबेट करना, जो साहित्यिक परियोजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि कक्षा में शिक्षक नहीं होता बल्कि उसको स्वतंत्र रूप से करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक गाइडेंस के लिए होते हैं वहाँ पर, लेकिन वो पुस्तक का ज्ञान वहाँ पर चर्चा में नहीं आता। वो यही सब पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं। जी जी, है। तो हम अपनी चर्चा को जारी रखें। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमारी चर्चा में हम बात कर रहे थे
इमिटेशन की, और इमिटेशन में हमने देखा एक स्लाइड में तो हमने यह देखा था कि उसमें जैसे कि बच्चा झुका हुआ है, उसके बड़े जो हैं वह, मैं चाहूँगा कि वो स्लाइड एक बार पुनः देखें। वही स्लाइड जो हम बात कर रहे थे, एक बालिका थी, वो अपने माता को फ़ोन पर देख रही है, ठीक है, और उसके आगे जी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे मैंने दोनों पहलुओं को देखने की बात कही है। इमिटेशन कैसे अगले करते स्लाइड हैं। में क्या है? अगले स्लाइड में मैं बताना चाह रहा था कि वह कुछ चीज़ें जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य पद्धतियां हैं वह सीखते हैं। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं स्लाइड में कि एक फिल्म देख रहा है जिसमें कि लड़ने का कोई दृश्य है, और वो उस फिल्म को देख करके बगल में वो बच्चा जो है वो अपने मित्र के साथ भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। तो यह देखिए, यह सीखना जो है वो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, और बच्चे इमिटेशन के माध्यम से, ऑब्जर्व करके, अवलोकन के माध्यम से, उसकी अनुकृति प्रतिकृति के माध्यम से सीखते हैं और नकल करते हैं। तो अध्यापक की भूमिका, हम सब की भूमिका महत्वपूर्ण इस मायने में है कि हम यह सुनिश्चित करें और थोड़ा सा चेक भी रखें, बहुत अधिक तानाशाही वाला कंट्रोल ना हो, लेकिन एक निर्देशन के तौर पर कि बच्चे किस चीज़ की नकल करते हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा नकल करना जो है वो उनके लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, गलत आदतें नकल में ना आ जाए। तो यह है, तो यह एक दृष्टांत जो है इसका एक उदाहरण मैं देना चाह रहा था कि बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैसे करते हैं। एक और पद्धति की बात मैं करूंगा कि जब हम सीखने की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को कुछ काम में लगा देते हैं, और मान लीजिए आपने एक हम सब ने देखी होगी तारे ज़मी पर, एक बहुत फिल्म थी। तो वो बच्चा बार बार वो लिखने की गलती कर रहा है, और वो लिखने की जब गलतियां होती हैं तो फिर उसको वो करता है, गलती होती है, शिक्षक बताते हैं, फिर वो उसमें सुधार की चेष्टा करता है। तो इसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी, एक कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो, सवाल पूछिए। हाँ सर, आज का मेरा क्वेश्चन है सहभागिता क्या है? सहभागिता क्या है? जिसकी बात हमने अभी की है, पार्टिसिपेशन है किसी भी प्रक्रिया में, खास करके अगर कक्षा शिक्षण हो रहा है वहाँ पर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि कई लोग मिल करके या बच्चे मिल करके जब एक कार्य को कर रहे हैं और अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन उसमें सहयोग कर रहे हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोसेस में, तो वह सहभागिता कहलाती। सहभागिता, भाग है मगर सह है, भाग मतलब हिस्सा होता है और सह मतलब साथ में है। तो सहभागिता एक पूरा का पूरा जो भी कार्य हो रहा है उसमें सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करके उस कार्य को समग्र रूप से पूर्ण करते हैं, वह सहभागिता होती है। और जो सहभागिता होती है उसके माध्यम से कक्षा शिक्षण भी होता है। कई बार क्या होता है कि आप शिक्षक के तौर पर कुछ काम करवाना हो, कोई किसी भी विषय का अभ्यास हो, गणित का हो या पाठ सहगामी क्रियाओं में भी, तो बच्चों के ग्रुप बना देते हैं और कहते हैं कि 4 बच्चे या 5 बच्चे मिल करके यह काम करो। तो वह बच्चे सभी बांटते हैं फिर अपने अपने काम को, भाई तुम यह करो, तुम यह करो, तुम। अगर वो खुद बांटने की स्थिति में नहीं तो कई बार अध्यापक इस चीज़ के लिए उनको निर्देशित करता है, चलो यह वाला हिस्सा तुम करो, यह वाला तुम करो। एक ही ग्रुप के हैं तो उनको यह पता होता है कि हम सब मिल करके इस काम को करना है, हमें, हम पूर्ण करेंगे। तो वैयक्तिक उत्तरदायित्व भी और सामूहिक उत्तरदायित्व भी, इन दोनों उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जैसे मैंने एक स्कूल में देखा सर कि सुदामा कृष्ण का जो प्रसंग था जी, तो उसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग ग्रुप को दे दिया। जी जी। तो बच्चे आपस में प्रतियोगिता भी करने लगे कि कौन अच्छी तरह से करेगा। हाँ, यह भी कई बार होता है। इसके माध्यम से दरअसल हमारे ही अलग अलग कौशलों के विकास में सहायता मिलती है। और सहभागिता निश्चित रूप से बढ़िया है क्योंकि इसमें अपने साथ साथ दूसरे की क्षमताओं को भी समझने का और फिर कहीं ना कहीं एक स्वस्थ, जो आपने कहा कि स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता का अवसर इसमें मिलता है। एक और सवाल लेते हैं। हेलो, सवाल पूछिए। जी सर,
बेगूसराय बिहार से। जी। मेरा क्वेश्चन था कि सार्थक अधिगम क्या है और इसकी विशेषता? सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम। भाई अगर इसे शाब्दिक रूप में आप परिभाषित करें या इसका विश्लेषण करें तो देखेंगे कि अधिगम आपका सीखना है। और सीखना क्या है तो हमने हमारे व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। और सार्थक यानी कि जिन उद्देश्यों को लेकर के अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया का एक निर्माण किया गया है, एक सायास प्रक्रिया है, पूरे प्रयत्नों से उसको जोड़ करके बनाया गया है। तो उसके माध्यम से जब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, हम इसे शाब्दिक रूप से इसका विश्लेषण फिलहाल यह समझने के लिए कर सकते हैं कि कोई भी अधिगम जब अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ले तो उसे आप सार्थक अधिगम करके समझ सकते हैं। मतलब कि अर्थ जो अर्थ था, हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो रहा है। वह पूरा हो रहा है। यह बहुत ही उसका एक तत्व है, इसे सीधे सीधे समझने की जरूरत है बगैर किसी सैद्धांतिक उसके में गए बगैर कि अधिगम तभी सार्थक होता है जब व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षित परिवर्तन। अब पता चला कि हमने किसी एक कौशल के विकास की योजना बनाई थी और इसका उल्टा हो रहा है। सीखा उसने, पर वह सीखा जो योजना थी, जो लक्ष्य था, उसका कुछ अलग ही सीख लिया। वह सार्थक अधिगम नहीं हुआ। सार्थक तो वह हुआ कि जिन उद्देश्यों को लेकर के अधिगम की प्रक्रिया पूरी डिजाइन की गई थी, उसके माध्यम से उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। तो यह एक सार्थक अधिगम कह सकते हैं। तो हम चर्चा को जारी रखते हैं तब तक। जी मुझे लगता है कि हम एक ट्रायल एंड एरर की बात करें। समय भी अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। एक मैं चाहूँगा हमारे मित्र एक स्लाइड दिखाएं आगे। हाँ, इसमें एक स्लाइड के माध्यम से ही मैं इस पर बात करना चाहूँगा। मैं भी पहले अभी जो आगमन विधि की बात कही थी तो आगमन विधि की ही बात करना चाहूँगा। देखिए, इसमें एक स्लाइड में एक बालक है और वह बालक वो जो एक लकड़ी का एक डब्बा सा पड़ा है, उसमें 3 अलग अलग आकृति के छेद हैं। एक चौकोर है, एक गोल है, एक क्रॉस बना हुआ है। और जो बालक के हाथ में जो एक टुकड़ा है वह लाल रंग का, वह चौकोर, उसको हम कहेंगे एक शेप का है, उसका जो सतह है। और वह गोल वाले हिस्से में, जो पहली तस्वीर है उसमें वो गोल हिस्से में उसे डालने की कोशिश कर रहा है। तो उसे लग रहा है कि यह इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो वह प्रयास करता है, फिर वह देखता है दूसरी तस्वीर में, अच्छा इसमें वो फिट हो गया। तो एक वो अंग्रेजी की कहावत है, राइट पेग्स इनटू राइट होल्स, स्क्वायर पेग्स इनटू स्क्वायर होल्स। तो वो जो बात होती है कि बच्चों को हम कई बार सीधे सीधे जब ज्ञान दे देते हैं, सीधे सीधे किसी चीज को बिना उनको अभ्यास कराए, खास करके गणित के प्रश्नों में या हिंदी में देखें या और भी सामाजिक विज्ञान या जैसे पर्यावरण को समझने का, जैसे पत्तियों का कहा हमने, तो जब तक वह स्वयं प्रयास नहीं करेंगे और उस प्रयास में कई बार वो विफल होंगे। जी। और जब तक विफल नहीं होंगे तब तक उनके मन में आगे बढ़ने की उत्सुकता फिर उत्पन्न नहीं होगी। और जब वो कई प्रयासों के बाद में एक बार कई एरर्स जब होते हैं, ट्राई करते हैं, एरर करते हैं और फिर अपने आप एक जगह पहुंचते, तब उन्हें वह बोध होता है कि हाँ, यह जो प्रक्रिया थी यह ऐसे यहाँ तक इसके समाधान तक पहुंचा जा सकता है। तो यह जी। एक और सवाल लेते हैं सर। हेलो, सवाल पूछिए। हेलो, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मूल्यांकन और परिभाषा। जी, फिर से जोर से बोलिए थोड़ा। सवाल है कि मूल्यांकन की सही परिभाषा क्या हो? मूल्यांकन की सही परिभाषा क्या होती है? हम बात कर रहे थे मूल्यांकन के बारे में। परिभाषा हाँ, हमारी जो है कि जब हम किसी चीज को देखिए, अगर हम इसके जैसे हम विभक्त करें इस शब्द को, तो मूल्य को अंकित करना, मूल्य को अंकित करना, यानी कि जिन चीज़ों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए हमने परीक्षा की थी और उसमें कहाँ तक सफल हुए, उसके लिए एक हम
या तो हम ग्रेड देते हैं या अंक देते हैं, उसके माध्यम से हम जब एक परीक्षा की प्रक्रिया अपनाते हैं और उसके माध्यम से जब हम उसको एक वैल्यू डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम शाब्दिक विभक्ति करें तो मूल्य को अंकित करना। अब मूल्य क्या है? मूल्य या तो अंक हो सकते हैं, ग्रेड्स हो सकते हैं। इन दोनों में पुरानी पद्धति और आज की पद्धति में थोड़ा सा फर्क यह आया है। तो मूल्यांकन हम करते हैं जब हम अपने तरीके से बच्चों के या किसी भी स्तर के शिक्षार्थी के कि कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना अर्जन हुआ है, उसमें कितना सृजन हुआ, यानी कि जो हमारी अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर कितना वो उतरे हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपने कितना सही किया उससे तो मूल्यांकन। बिल्कुल, तो वही एक मूल्यांकन है कि आपने भाई 100 में से 50, 70, 80, यह मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम एक वैल्यू डिनोट करते हैं कि इस लेवल पर आप पहुंचे हैं 70 से 75। अब इसी को आज के युग में जब ग्रेडिंग प्रणाली आई तो इसमें यह करते हैं, क्योंकि यह माना गया कि जो इंडिविजुअल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है उसमें वेरिएशन होता है, यानी कि एक विद्यार्थी के कॉपी को, उत्तर पुस्तिका को आप जांचेंगे और मैं जांचूंगा, तो हम दोनों अलग अलग अंक देंगे उसमें। तो इसलिए एक रेंज माना गया कि 7% तक का डिफरेंस होता है, कई बार ये वेरिएशन हो सकता है, तो इसलिए ग्रेड बना दिया गया है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या A+, कहीं पर ऐसा O। तो वो एक रेंज है, उसके आधार पर हम मूल्यांकित करते हैं। वही मूल्यांकन है कि हम इवेलुएट करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा। एक सवाल और ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, हाँ, क्या सवाल है? सर, आई वांट टू नो व्हिच ऑफ द effective method or these all methods in this learning process in the classroom. Which is the learning in the classroom? Which is the method is the correct method in this all methods to learn in the classroom? Best method you want to know? Yes, best method in the all these methods. This is the best method in this all methods into learning in the classroom to child. Best method. So which is the best method? What is the best method? This question is very individual and very subjective. The answer will always be subjective, particularly as a teacher, you are the best person to assess the needs of the children whom you are teaching. So it is very important first, as we were discussing in the beginning of our discussion in the session, that as a teacher we need to first know about the socio-cognitive experiences, their individual ability and competence of individual child. And once you know the overall gentry of your classroom, their socio-cognitive background and their capability, then you can judge. Being a teacher, you are the most capable person and with due autonomy, so then you can judge. It is very difficult to decide as sitting at one place that in which class, in which section, for whom, what would be the best one. So it is always, as we have discussed various methods, so it is always up to the teacher to decide with due conscience what could be the best way. As initially I started with this, that if I can't learn the way you teach, can't you teach me the way I learn? So always it is up to the teacher to decide what is the ability of the children or a particular child and what could be the best way, to motivate him or her to create his or her own knowledge. And so I think, sir, a teacher can apply different methods. Different method. And even see, we study in isolation. We as a text, and this is a compulsion. But as a teacher, we can even combine different methods. That is called eclectic method. So we can combine different methods to apply that in a particular classroom situation. So in all such situation, it is it is our intelligence, it teaches intelligence to decide. So that is all I can say about that. तो शिक्षार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने बच्चे कैसे सीखते हैं इस विषय पर बात किया और बहुत सारे विषय निकलकर सामने आए और आप लोगों ने भी बहुत सारे सवाल किए। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और विभिन्न विषयों को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर है।
मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी का। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से आए हैं और शिक्षा विभाग में वहाँ विभागाध्यक्ष हैं। आपने बहुत ही रुचिकर तरीके से और मैं कहूँगा कि विस्तार से विषय को स्पष्ट किया है और मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को बहुत सहायता मिलेगी। हम अगले दिन फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि और 25 तारीख को हम फिर इसको इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, क्योंकि और बहुत सारे मेथड हैं जो कि बाकी रह गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय। शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो। इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता DTH स्वयं प्रभा वागदा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वागदा चैनल अब DD डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे। आपके ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और IGNOU का संयुक्त साझा प्रयास वागदा चैनल। भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण। रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण। शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वागदा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय
कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता